कि जलवायु को समझने से पहले हमने मौसम समझा, बहुत सारी चीजों को देखा, वर्षण देखा, इसके पहले हम लोगों ने अक्षांश देशांतर में देखे कि कैसे सूर्य तप होता है कैसे नहीं। अब आज जो देखने वाले हैं उसी कड़ी में आगे कि जलवायु क्या होती है ना। आप बड़ा मस्त जियोग्राफी पढ़ते हैं सर, थैंक यू वेरी मच बाबू। बस ये आप सबका प्यार है ना, आप लोगों के लिए आप लोग मेरी प्रेरणा है, आप लोग जैसे बढ़िया से पढ़ते हैं तो बढ़िया से पढ़ाने का मन करता है ना। चलो तो आगे देखेंगे कि जलवायु क्या होता है। अब देखो मौसम में क्षणिक परिवर्तन देखते थे, सीजन में एक निश्चित परिवर्तन आता है, सीजन मतलब ऋतु में, और जो जलवायु होता है ये इनका औसत होता है, यूरेज, और ये यूरेज कब का होता है, कम से कम 30-40 सालों का औसत निकाल करके जलवायु कहा जाता है। अच्छा सर, जलवायु जो क्लाइमेट शब्द है, क्लाइमेटोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं कि अगर किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर या किसी भी देश में 35 से 35 वर्ष के मौसम और उसके ऋतुओं का जो औसत होता है, जिसमें तापमान घट बढ़ सकता है, वर्षा की मात्रा घट बढ़ सकती है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो जो घटना या बढ़ना 30-35 साल के औसत के बाद देखते हैं कि घटोतरी हुई कि बढ़ोतरी हुई, उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं और उसी को जलवायु कहा जाता है। सोनी का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। चलिए फर्जीना पर नहीं चलते हैं, आगे देखते हैं बाबू, है ना। तो इसी चीज को हम देखने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने देखा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारा हो चुका है ये। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले आ जाता है जलवायु। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जीवन और हमारी आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, सभी जलवायु से प्रभावित और कभी कभी नियंत्रित भी होते हैं। अब देखो जलवायु को समझने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्लोब की तरफ। किधर चलेंगे? हम चलेंगे, एक ग्लोब बनाएंगे। आइए एक मेरे साथ ग्लोब बनाइए आप लोग। ये ग्लोब है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हमने ये 0 डिग्री बनाया, अक्षांश ये मैंने 23.5 बोला, ये यहां पर 66.5 बोला मैंने, और ये यहां पर मैंने बताया 90 डिग्री पोल है। सेम कंडीशन नीचे होगी, 23.5, 66.5, और यहां पर हो जाएगा आपका साउथ पोल 90 डिग्री, और ये क्या था? नॉर्थ पोल था। इसका थोड़ा नामकरण कर लें, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा बाबू, इसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त, है ना। ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। इतना सा मामला डाले ना, इतनी सी बात तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया भाई? कितनी बार ग्लोब आपके सामने बनाया हूं ये बताओ। आप लोगों के सामने कितनी बार ग्लोब बनाया? बहुत मरतबा बना चुका। अब बार बार वही चीज बना रहा हूं, फिर भी आप कह रहे नहीं समझ में आया। ये कौन है? 2, 5, 4, 8? अरे नाम तो बताओ भैया, क्या समझ में नहीं आया प्लीज ये तो बता दो मेरे बच्चे। अभी मैंने तो कुछ समझाया भी नहीं और समझ में भी नहीं आया। बताओ बाबू क्या नहीं समझ में आया, एक बार बताओ ना। अंकित यादव क्या बोले? नहीं समझ में आया क्या बोले? नहीं, एक डाउट है, चैप्टर नाम क्या है? गजब के आदमी हो भाई। चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है बताओ? चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है बताओ भाई? चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है बताओ? हाँ, चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है बताओ? जानते हो उसका नाम? विश्व की जलवायु, जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, एवं जलवायु परिवर्तन। ये भैया नाम है उसका, ठीक है। खुश, आनंदित? चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत? अभी मैं आपसे कितनी बार कहा, जब यहां पर लेक्चर नंबर 1 12.1 लिखा है, इसका मतलब ये जो लिखा होता है ये अध्याय का नाम ही होता है, और आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, है ना। मैं आपसे बार बार कहता हूं घर में पढ़ाई किया करो मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर क्या है? 12 है। अब ठीक है, कोई दिक्कत? आप अपना बताओ क्या हाल चाल है? अच्छा होल चोल ले रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है ले लीजिए। तब तक बताना, जब आप लोगों का होल चोल हो जाए ना तो मुझे भी बताना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक? क्या कहते हो, सही रहेगा? आ जाओ सब लोग, अच्छे से देखना मेरे बच्चों, है ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले, ये क्या है? सूर्य,
क्या ये क्या है? ये सूर्य है, सन। अब आप लोग मुझे बताओ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे सबसे करीब कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर सूर्य का प्रकाश सबसे करीब ये वाले एरिया में पड़ेगा, विषुवत रेखा यहां से पड़ेगा, और इसके बीच में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। बोलो, इसके बीच में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 पर इंक्लाइन है, झुकी हुई है। जब यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ने का मतलब इस क्षेत्र में हमेशा ज्यादातर गर्मी रहेगी, तो इसको कहते हैं, यहां पर पाई जाने वाली जलवायु को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या बोलेंगे इसको? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, लेकिन कभी पृथ्वी का ये भाग दिखेगा, कभी ये वाला। तो यहां पर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा, मतलब उष्ण और शीत दोनों होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना। यहां पर क्या होगा? ऊपर शीत कटिबंध होगा, यहां पर सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछा ही पड़ेगा, तो यहां पर क्या होगा? शीत कटिबंध होगा। ध्यान देना, यहां पर भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्यों? सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है ना, तो ये शीत कटिबंधीय जलवायु ये हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद और आगे जाएंगे तो यहां पर शीत कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। ये तो मोटा मोटा इसको डिवाइड किया गया है ना, ये तो बड़ा बड़ा इसको डिवाइड किया गया है, और अभी इसको और पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, समझे? सर यहां झगड़ा हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जिसका जो करना करे हमसे, हमें क्या करना? हाँ, तो जिनको लड़ाई झगड़ा करना है वो अपना करने दो उनको, तुम लोग अपना पढ़ाई करो। तो सूर्य का प्रकाश जो मैक्सिमम की मैंने बात किया, जो मैक्सिमम सूर्य के प्रकाश की बात किया, वो यहां पर पड़ रहा है भाई, इस एरिया में। ठीक है, तो यहां पर उष्ण कटिबंध है, इस एरिया में क्या है? कम पड़ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध है। ऊपर और तिरछा पड़ेगा, नीचे तिरछा पड़ेगा, तो यहां पर शीत कटिबंध हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ आप लोग, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो भाई, इतनी सी बात क्लियर है? जी गुरुजी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, जलवायु का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे सामने आएंगे सबके सामने। जैसे जलवायु का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। ये दिमाग में बैठाने वाली बातें सारे। जलवायु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? यूनानियों ने बताया था। जलवायु वर्गीकरण के 3 आधार हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा करता है, ध्यान रखना कि जलवायु वर्गीकरण के कितने आधार हैं, मतलब जलवायु के बारे में कितने तरीके से हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो जलवायु के बारे में बताने का जो श्रेय जाता है ना, कि जलवायु के बारे में जो बताया है, तो वो यूनानी विद्वानों के द्वारा बताया गया, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, और आपको पता है कि मैक्सिमम जो खोजें हैं कहीं ना कहीं वो यूनानियों के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्होंने 3 तरीके से इसके अध्ययन को स्वीकारा है कि जो जलवायु है उसको 3 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, मतलब 3 तरह से उसके बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं आप लोग देखेंगे। तो एक तो प्रकार आपका हो गया अनुभविक, अनुभव करके, अनुभविक, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा करता है। ठीक है, एक तो अनुभव करके कर सकते हैं चीजों को, कि भाई यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर ठंडी है, और पता चलता है कि अगर आप भी आएंगे तो गर्मी परेशान हो जाएंगे, तो भाई मत आइए। तो ये क्या है उनका? वो अनुभव है। एक जेनेटिक देख करके, जन्म देख करके, जेनेटिक होता है, मैं अभी इसको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट है अप्लाई करके, व्यवहारिक, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, 3 प्रकार हैं। अब तो मैं चलता हूं सबसे पहले अनुभविक की तरफ। क्या? अनुभविक। तो अनुभव के द्वारा अगर हम जलवायु को समझें कि भैया यहाँ पर आज गर्मी कम लग रही है, जैसे किसी से आपने पूछा कि भैया आज गर्मी क्यों कम लग रही है, वो बारिश हुई है ना इसलिए गर्मी कम लग रही है, और क्यों कम लग रही है? अभी हवा बंद हो जाएगी तो गर्मी लगने लगेगी, तो वो उसका क्या कह रहा है? उसका वो अनुभव कह रहा है। वो उसका क्या चल रहा है? ये अनुभव चल रहा है। तो एक तो अनुभव के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया किसको? जलवायु को। किसके आधार पर? क्यों भाई ऐसे हो सकता है ना? अनुभव के आधार पर हो सकता है ना? कैसे होता है? आज आज तो मौसम बढ़िया चिल्ले सोने वाला है, सो जाओ। कैसे पता तुमको? कैसे पता? एक अनुभव किया आपने एनवायरमेंट का, वातावरण का एक आपने अनुभव किया कि कल रात तक बढ़िया बारिश हुई है, तो आज पूरा दिन तो ठंडा रहेगा, आनंद से जो है सो लो, है कि नहीं? तो एक तो कारण ये हो गया। सेकंड रीजन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक रीजन। जो जेनेटिक होता है ना, जेनेटिक, और जेनेटिक को समझने के लिए अगर कोई एकदम ब्लैक आदमी आ जाए आपके सामने, महाकलुआ आदमी, आबनूस का कुंदा ना, महाकाला आदमी को क्या बोलते हैं? आबनूस का कुंदा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम काला काला जाए बिल्कुल, मान लीजिए मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना बाबू सभी लोग, ये एक आदमी बना रहा हूं। कमर कुछ ज्यादा नहीं चौड़ी हो गई? कमरा बन गया इसका ना? चलो ठीक है, कुछ तो बना है कम से कम ना। फिर यहाँ पर इसके पैर बना लो, ये आदमी है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना। नहीं है? अब इस तरह का आदमी कोई तुम लोगों को दिख जाए, इस तरह का ना, ऐसा आदमी दिख जाए, और काले काले बाल भी हों उसके, काले काले उसके बाल भी हों, ऐसे ऐसे, है ना, और ये पूरी स्क्रीन उसकी काली हुई वाली। सोच रहे हो सर जी खेल रहे हैं क्या? इसमें खेल नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कलुआ आदमी में कौन सा कॉन्सेप्ट छिपा है ना? ये लो, बहुत काला आदमी हो गया ना। और ये काला आदमी कहां मिलेगा? ये काला आदमी मिलेगा विषुवत रेखा के आसपास। मुझे पहले से पता है, अगर ये काला आदमी मुझे कहीं दिख गया तो मैं बताऊंगा ये कहां से आया है? विषुवत रेखा के आसपास। कहे सर क्या कारण है? कारण है सूर्य वहां पर सीधा चमकता है। और आप भी गर्मी में बाहर निकल के दिखाओ तो मैं जानू, है ना? धूप में निकल करके धूप में खड़े रहो बढ़िया। कब? जून के माह में। कब खड़े होना है? जून के माह में। आप बढ़िया अपने छत में जाइए, करीब 1 बजे जाइए, और 4 बजे तक छत में बैठे रहिए। फिर इसके बाद मुझसे मिलिएगा, फिर मैं आपका अनुभव लूंगा। आपका अनुभव कैसा रहा? छत में चले जाइएगा, या तो किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाइएगा। 1 बजे से लेकर के कब तक बैठना है? 4 बजे तक। बस 3 घंटे की बात है, मात्र 3 घंटे की बात। क्या होगा वहां पर? बहुत समस्याएं आ जाएंगी आपके साथ। थोड़ा सा एक गाना ना, धूप में न निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, कुछ ऐसा गाना है ना।
कौन वाला मेरे को कालू जी? तो धूप में नहीं निकलना। वहां पर कह रहा है हीरो हीरोइन से कि धूप में न निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग कभी काला ना पड़ जाए। हाँ, गोरा रंग तो काला पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि धूप में आ जाएगा। लेकिन सोचो जो रात दिन धूप, मतलब रात दिन तो नहीं कह सकते हैं, जो 12 घंटा धूप में रहता है, बिल्कुल सामने सूर्य ऐसे है, तो वो काला होगा कि नहीं होगा? और ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसकी पत्नी गर्भवती है, मैं पहले से बता सकता हूं उसका कलर क्या होगा। हाँ, ये मेरा अनुभव, देख रहे हो उसका अनुभव क्या होगा। यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूं कि इसका जो लड़का होगा, इसका जो बच्चा होगा, वो क्या होगा? काला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु उसी तरह की है। ये हो गया जेनेटिक इफेक्ट, ठीक। और कोई आदमी अमेरिका में रहता है, कोई आदमी इंग्लैंड में रहता है, तो वो क्षेत्र किस में आ जाएगा? अमेरिका और इंग्लैंड वाला एरिया किस में आ जाएगा? अमेरिका इंग्लैंड वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। जब यहां पर होंगे तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में बता सकता हूं कि ये आदमी गोरा होगा। आप अपने भारत में देख लो, भारत में साउथ इंडिया के लोगों को देखो, है ना, थोड़े से डार्क होते हैं। वाह वाह सर जी, अच्छा आप समधी बनने वाले हैं? भगते मारेंगे, कैसे समधी बनने वाले हैं? पापा काला तो बच्चा काला। अच्छा, तो अब देखो जैसे साउथ इंडिया चले जाओ, दक्षिण भारत में, वहां के लोग काले, क्योंकि विषुवत रेखा के करीब। अब सर इसको भी समझाइए ना, कैसे आप बोल दिए विषुवत रेखा करीब? देख बाबू, ये इसको ऐसे समझेंगे, मान लिया कि ये इंडिया का पार्ट, ठीक है जी, ये इंडिया का पार्ट, बुझाया कुछ? ये इंडिया है, विषुवत रेखा कहां से जा रही है? ये यहां से। यहां पर क्या है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से इंडोनेशिया से होकर जाता है। अब देख बाबू, यहां पर क्या भेजना, नहीं भेजा जाएगा कोई, जाओ। ये पूरा एशिया की तरफ चला गया, ठीक। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, विशेष हमें लेना देना है इससे। श्रीलंका के लोगों को आपने देखा होगा, मुथैया मुरलीधरन कहां का खिलाड़ी था बताओ? मुथैया मुरलीधरन, वीरेंद्र वो युवराज सिंह से एक बार एक लोगों ने पूछा कि मुथैया मुरलीधरन के से आप क्यों डरते थे? कहा पहली बात तो उनकी गेंद से डर लगता था, जो उनकी स्पिन होती थी। फिर दूसरी बात उनके चेहरे से डर लगता था। क्या क्यों? कहा जब वो आकर के ऐसे देखते थे ना, तो केवल आंख दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था। ये समस्या थी, युवराज सिंह से पूछा गया। तो देखो क्यों, क्योंकि ये श्रीलंका किसके करीब है भाई? किसके करीब है मेरे बच्चों? श्रीलंका किसके करीब है? बोलो, विषुवत रेखा। सही है, किसके करीब है? विषुवत रेखा। यहाँ के लोग काले 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 कलूटे मिलेंगे जी, और यहाँ के इंडोनेशिया के क्या मिलेंगे? यहाँ के भी काले कलूटे मिल जाएंगे जी, है ना। और यहाँ पर एक काली मेरे क्षेत्र में आपको बता दूं, तमिलनाडु में काली मेरे, काली मेरे मतलब मेरे का मतलब मैं कर लो, है ना, मैं काली, समझने के लिए काली मेरे क्षेत्र है, तो मेरे को मैं कर लो, मैं काली, मतलब मैं क्या? काली, काली माँ वाला काली ना, ये वाला। सर साउंड नहीं आ रहा? समस्या है फिर तो। क्लास में सबसे सुंदर श्यामा दीदी हैं, कैसे पता तुमको, है ना। मेरे लिए तो सारे बच्चे बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, क्यूट हैं, ठीक है। अब देखो जैसे विषुवत रेखा से आप ऊपर जाते जाओगे, ध्यान से देखो, इमेजिन करो, विषुवत रेखा से आप ऊपर जाते जाओगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे भारत के बीचों बीच से लगभग, हमारे भारत के बीचों बीच से लगभग क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है ना, बीचों बीच से क्या जाती है? कर्क रेखा। तो इसके नीचे का भाग तो उष्ण कटिबंध में आएगा, ऊपर का भाग किसमें आएगा? शीतोष्ण कटिबंध। कश्मीर में जाना क्यों पसंद है आपको? कहते हैं जब ये फाइनल हुआ कि 370 आर्टिकल 370 हट गया था, कहा गया आर्टिकल 370 में संशोधन किया गया, हटा नहीं है, तो लोग बोले कि कश्मीर में भी हम जमीन खरीद सकते हैं, कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, है ना, वहां पर जॉब कर सकते हैं। मैंने एक बार पूछा था क्लास में कौन कौन जाना चाहता है, ज्यादातर लड़के कहते हैं मैं जाना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों जाना चाहते हो? कि वहां शादी करेंगे। क्यों शादी करो? कैसे? क्योंकि वहां की लड़कियां गोरी गोरी बढ़िया रहेंगी ना, गोरी गोरी। भाई ये कैसे पता आपको वहां की लड़कियां पहले से गोरी है? कैसे पता? मैं कहता हूं तुम्हारी शादी में कराऊंगा युगांडा में, चलो कौन कौन तैयार है? वेस्ट इंडीज में करवाऊंगा, चलो। कहेंगे ना सर नहीं जाएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि यहाँ के लोग काले हैं। कैसे पता तुम्हें काले हैं? जेनेटिक है, जेनेटिक है, समझे? हाँ, तो कश्मीर, कश्मीर यहाँ कश्मीर की वादियों में जाने के लिए तैयार तो है ना। कौन कौन चलेगा कश्मीर मेरे साथ? कौन कौन मेरे साथ चलने वाला है? कौन कौन बच्चा चलेगा मेरे साथ? सैफ, चलो बताओ कौन कौन चलने वाला है कश्मीर? ब्लैक कोबरा मारूंगा मैं। 12 के बाद लॉयर बन सकते, बिल्कुल बन सकते। 12 के बाद बीए एलएलबी होता है, समझे? बीए एलएलबी होता है, सीयूटी देंगे तो उसमें सबके बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी सबके अलग अलग डिपार्ट होते हैं, ठीक। मेरे साथ चलो ना, घुमा लाता हूं। तो देखो यहां पर नहीं जाएंगे, मैंने कहा चलो अच्छा यहां ना जाओ, श्रीलंका के लड़की के साथ शादी कर लो। ना सर नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? काली है। अच्छा चलो, लेकिन साउथ इंडिया के लोग रिच बहुत है, बहुत रिच है, धनी है, पैसा है उनके पास, टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं। लेकिन जब उत्तर भारत में जैसे जैसे आप जाएंगे, देखो पहले यहां पर जाएंगे, दिल्ली की लड़कियां ठीक ठाक थोड़ा सा दिखेंगी, हिमाचल की तरफ गए और गुड दिखेंगी, उत्तराखंड गए और बढ़िया दिखेंगी, है ना, जम्मू कश्मीर गए तो और अच्छी दिखेंगी। अब बताओ कैसे हुआ? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर तिरछा पड़ रहा है, जिस वजह से सूर्य की जो रेज है उनका इफेक्ट बॉडी में उतना खतरनाक घातक नहीं पड़ता जितना कि यहाँ। तो यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे को पहले से कह सकते हैं कि उसका ऐसा जलवायु, ऐसा क्लाइमेट है कि वह बच्चा गोरा ही जन्म लेगा। हमारा ये एरिया जो है ना, बड़ा खतरनाक वाला एरिया भैया, ये वाला एरिया जो है ना हमारा बहुत खतरनाक है, पता नहीं चलता काला होगा कि गोरा होगा। मेरे कंधे पे चढ़ जाओगे कृष्णा? चलो ठीक है, लेके चलूंगा, है ना। ये वाला एरिया हमारे आपके बिहार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पता ही नहीं चलता काला होगा कि गोरा होगा, क्योंकि ये संक्रमण एरिया है, संक्रमित क्षेत्र है ये, समझे? ट्रांजिशन जोन है ना, तो ये काले में ही आ रहा है एकदम से, ना तो गोरे में आ रहा है। अब बताओ समस्या तो क्या नाम देते? कहते हैं गेहुआ कलर है। आपने सुना होगा ना, गेहुआ कलर। कोई पूछे लड़के का कलर कैसा है, कहेंगे गेहुआ कलर है ना, समझ गए ना। हाँ, तो विषुवत रेखा के करीब के लोग कैसे पाए जाएंगे? बोलो, विषुवत रेखा के करीब के लोग कैसे पाए जाएंगे? जल्दी बताओ, कमेंट नाउ प्लीज। इतने बेहतरीन तरीके से इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। अब आप बताओ विषुवत रेखा के करीब के लोग कैसे पाए जाएंगे? तो आपका जवाब आना चाहिए सर ये तो कलुआ कलुआ पाए जाएंगे, और विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो वो गोरे गोरे पाए जाएंगे। यही जेनेटिक्स है। ये कौन सा कलर है? गेहूं देखे हो ना तो बहुत सफेद रहता है ना, तो बहुत काला रहता है, इसलिए गेहूं कहते हैं। रसिया में सर बहुते मारेंगे, अब तुम बहुत बढ़ रहे हो। रूस में जब जाओगे तो वो तो और ऊपर है। तो अब बताओ जब रूस जाओगे आप, रूस तो ये तो और ऊपर है, यहाँ पर है।
तो रूस में कैसे लोग पाए जाएंगे? माशाअल्लाह, क्या पूछना ना। हाँ, चलता हूं, अब आगे चलता हूं जी। ये यहां तक की मेरी आपकी बातें हो गई। व्यवहारिक, अप्लाइड, क्रियात्मक, इसको सोचना है, इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली समझना है। और आज की जो एजुकेशन है वहां पर, आज की जो एजुकेशन है वहां पर लोग क्या करते हैं, अप्लाइड पर ध्यान ना देकर के कहते हैं सीधे से हमें रटवा दीजिए। और मैं इसीलिए जब जियोग्राफी आपको पढ़ाया करता हूं तो उसमें बताता हूं कि चीजों को अपने आसपास से जोड़ करके पढ़िए। जैसे मैंने कहा ना, गेहूं का कलर, अब गांव में देखना कौन सा गेहूं का कलर है ना, कौन सा आदमी कलवा है पूछना। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जब शादी ब्याह करना होता है, जब शादी ब्याह करना होता है तो कहते हैं जा रहे हैं लड़की देखने, लड़की, अच्छा लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की क्या देखेंगे वो लोग? अरे लड़की लड़की होती है, देखना क्या है उसको बताओ। अच्छा लड़की लड़की होती है, उसको क्या देखना है? बस ये देखने जा रहे हैं कितनी सुंदर है, काली तो नहीं है, क्या काली लड़की नहीं होती क्या, ये बताओ। हाँ? और मुझे लगता है कि चाहे वो काली हो, मेरे बाबा जी आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं। खुश नहीं हूं बाबू, ये जलवायु चैप्टर है ना, खुश तो हमेशा रहता हूं मैं, वो तो मैंने कहा ना कि मैं तो सदाबहार बनने वाला आदमी हूं, है ना, सदाबहार वाला। तो यहां पर क्या है कि व्यवहारिकता में आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि अगर लड़की सामने देख के आए तो कहेंगे परिवार तो ठीक लगा, है ना, जो लोग लड़के वाले लड़की देखने गए कहें परिवार तो ठीक लगा, लेकिन लड़की थोड़ा सा ज्यादा सांवली है। तो घर वाले जो नहीं गए थे वो पूछेंगे सांवली है कि काली है, आप बताओ। मतलब कलर से वो शादी करेंगे, कलर से। लेकिन उनकी भी गलती नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि सांवला गोरा तो संसार होता है। उनकी जो सोच है कि सांवला गोरा संसार होता है, काला संसार होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो साफ होना चाहिए, बाकी काले गोरे में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन उनकी जो सोच है, जो देखने गए थे, वो क्या सोचते हैं इसको, वो ये सोचते हैं कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन जो हमारी आगे की जनरेशन चलने वाली है, जो आगे की हमारी जनरेशन चलेगी, उसमें इस कलर का प्रभाव पड़ जाएगा। और हो सकता है कि उसमें काले काले ही हो जाए, समझे? इस वजह से आदमी इस तरह से बात करता है। और ये नहीं देखता कि मेरा लड़का कितना गोरा कितना काला है, लड़की जरूर देखता है कि कितना गोरा कितना काला है, समझ गए? तो ये जेनेटिक, ये व्यवहार में अप्लाइड है, इसको अप्लाइड कहते हैं। इस तरह से आप जलवायु को समझ सकते हैं। चलिए, जलवायु लंबे समय तक, मैंने कहा ना 30 से 35 वर्षों का एक समय होता है, जो दैनिक तापांतर होता है, मौसम का, ऋतुओं का, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। फिर उसमें से जैसे कभी कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी कभी तापमान घट जाता है, कहीं कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। ये 30-35 सालों के बीच में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर इनका सबका औसत निकालने के बाद फाइनली बताया जाता है क्लाइमेट में ये चेंज आया है जलवायु में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये आदमी से मिल लीजिएगा, मान लीजिए कल्लू है, ठीक है, इनसे मिल लेना, एक बार बातचीत कर लेना, फोन कर लेना एक बार उसको। देखो, अब जलवायु को हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जलवायु को हम लोग क्या करेंगे जी, कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन जलवायु को डिवाइड करके पढ़ने से पहले, है ना, हम कुछ विद्वानों के नाम लेना चाहेंगे आपके सामने कि विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कैसे हुआ। एक मिनट, हाँ, हमने कहा विश्व के जलवायु का वर्गीकरण, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है भाई। अब विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको कुछ भूगोल लेता है, उनके बारे में नाम आपको बताना चाहूंगा। एक कोपेन साहब है, एक तो हम कोपेन साहब को देखते हैं, कोपेन। एक थॉर्नवेट है, थॉर्नवेट, और एक है त्रिवार्था, ठीक है। आगे हम कोपेन का पढ़ेंगे, थॉर्नवेट, त्रिवार्था तो इतना ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोपेन के बारे में हम डिटेल से देखेंगे बाबू। जो कोपेन महोदय है, कोपेन महोदय ने क्या किया, इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को 6 भागों में डिवाइड किया। कितने भाग में डिवाइड किया? 6 भागों में डिवाइड किया, 6 भागों में। और यही 6 भाग के हिसाब से हम आगे स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा, नंबर 1 ए, मतलब हाँ, अंग्रेजी के कुछ शब्द लिए कैपिटल में, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया, ए बी सी और डी ई एच, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो गए। एच नीचे ही लिख देता हूं क्योंकि सामने लिखना। ए का मतलब उन्होंने क्या बताया, इसको भी समझ लीजिए। ए का मतलब क्या बताया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए का मतलब बताया है उष्णकटिबंधीय। देखो आज केवल ये थोड़ा सा लिखना काम चलेगा, ठीक है, फिर कल एक एक करके हम डायग्राम में समझेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। टेम्परेचर क्या माना इसका, इसका टेम्परेचर माना गया है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा इसका तापमान अधिक होगा। याद रखना, जहां पर ये जलवायु को मैं आपको बताऊंगा, जहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पूरे वर्ष, ऐसा भी नहीं कि एक दिन की बात है, पूरे वर्ष भर, याद रखना 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होगा, तो वहां पर ए साइन से उसको दिखाया जाएगा। बी को क्या बताया उन्होंने, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। अब देखो, शुष्क जलवायु का मतलब क्या हुआ, मरुस्थल तो इसी में आना चाहिए ना, बिल्कुल इसी में आएगा। आगे जब मैं इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे BSHW आएगा एक, है ना, तो ये कहां पे मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा आपको, रेगिस्तानी क्षेत्र में। लेकिन अभी से बताना आपके लिए बर्डन हो जाएगा, आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझो बस। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, लेकिन शर्त क्या है, टेंपरेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा पूरे वर्ष। और ये एरिया कहां मिलेगा, बाबा जी आज बहुत हंसी आई, चलो बहुत बढ़िया कृष्णा। तो ये वाला एरिया कहां पे है, ये वाला एरिया आपको विषुवत रेखा के आसपास मिलता है। सेकंड में आ गया शुष्क जलवायु। यहां पर क्या है, यहां पर वर्षा कम होती है, वर्षण कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। अब अगर पानी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मरुस्थल बनेगा, वाष्पीकरण अधिक, ठीक है जी। नेक्स्ट में आते हैं सी नंबर पे। सी क्या कहता है, सी कहता है शीतोष्ण, हाँ समझ लीजिए, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध का मामला है। अब यहां पर कहा गया न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और
3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, यहां पर देखिएगा न्यूनतम टेम्परेचर कितना, न्यूनतम, ये डाटाबेस है तो याद नहीं रहता, समझे ना। न्यूनतम टेम्परेचर कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब ये कहा गंगा का मैदान वाला क्षेत्र इसी में आता है, गंगा का मैदान वाला क्षेत्र पूरा अपने इसी में आता है। ठीक है, चलो तो और डी नंबर पे आ जाते हैं, डी में आ जाते हैं। डी नंबर क्या कहता है आपको, देखो डी कहता है शीतल हिमवन जलवायु, शीतल हिम जलवायु, शीतल हिम जलवायु। और अगर हिम जलवायु है, शीतल और हिम जलवायु मतलब बर्फ वाली जलवायु है, तो जाहिर सी बात है तापमान कितना हो सकता है, वर्ष के अधिकतर समय, वर्ष के अधिकतर समय, अधिकतर समय जब हिम, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की कंडीशन है, अधिकतर समय, वर्ष के अधिकतर समय क्या होगा, वर्ष के अधिकतर समय पर 0 डिग्री या -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान। ठीक, कितना, 0 डिग्री या -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, समझे। हाँ, अब देखो एक एक को फिर से देख लो। ए मतलब कि गर्म वाला क्षेत्र, उष्ण कटिबंध वाला, है ना। ए मतलब मेरे बच्चों बिल्कुल गर्म वाला क्षेत्र। मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पर कैपिटल ए लिखा होगा वो एकदम गर्म वाला क्षेत्र होगा। समझ में आई बात। जहां पर क्या करें, नहीं ऐसा नहीं है रे, अरे रे रू रे मां मारेंगे, पे 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 करोगे फिर। सब इधर देखो, ए जहां लिखा होगा, जहां पर कैपिटल ए शुरू होगा कोई भी जलवायु के लिए, तो क्या होगी, गर्म जलवायु होगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी। ठीक है, जहां पर बी से शुरू होगा वो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, वहां बारिश ज्यादा नहीं होगी। सर जी आप समझी बनने वाले हैं, मार करना। आगे देखो, सी का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में सी नजर आएगा आपको, शीतोष्ण कटिबंध में। डी शीतल हिम जलवायु, वर्ष के अधिकतर समय 0 डिग्री या 3 डिग्री तक तापमान। और ई वाला जो पार्ट है, ई को क्या कहेंगे, शीत कहेंगे, शीत, ये एकदम शीत वाला क्षेत्र है, समझे। ई का मतलब क्या हो गया, शीत। मैं यहां पे लिख दूं, ई का मतलब हो गया शीत। और यहां पूरे वर्ष, पूरे वर्ष औसत तापमान, औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहेगा। और बचा एच, एच को कहते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। हो गया। अब सर इसको एक बार अप्लाई करके दिखा दीजिए, समय तो है थोड़ा सा, कर देता हूं अप्लाई। देख लो, अप्लाई करके देख लो। एक ग्लोब बना लेते हैं, है ना, जल्दबाजी तो नहीं कहीं भागने की आप लोगों को। चलो एक ग्लोब बना ही लेते हैं। ये कहां गया, चलो ये कौन सा कलर आ गया जी, सेलेक्ट कुछ हम और करते हैं, आता कुछ और है। चलो देखो, ये ग्लोब बना लिया हमने। इस एरिया की जब बात करेंगे ना, जब इस एरिया की बात करेंगे, खासकर यहां से यहां तक, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, इसके में लिखा होगा ए, ए से मतलब उष्ण। ठीक, और जैसे ये ऊपर क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर वाला ये क्षेत्र हो गया, तो यहां पर ज्यादातर जगह पे क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा होगा यहां पर, ज्यादातर जगह पर यहां पर क्या लिखा होगा, सी, और सी मतलब शीतोष्ण वाला। ठीक, इसके किनारे पे यहां पर हो सकता है बी लिखा हो एक जगह, यहां पर भी बी लिखा होगा। अगर बी लिखा है तो क्या मतलब है कि ये शुष्क है, बी मतलब शुष्क, सी मतलब शीतोष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां पर, और ये वाला उष्ण। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, सी तक हो गया, डी की तरफ चलते हैं। डी भाई साहब क्या बोले थे आपसे, डी क्या बोले थे, शीतल हिम जलवायु। अब देखो हिम जलवायु जहां पर थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती होगी, तो ये होगा टाइगर टुंड्रा, यहां पर टुंड्रा वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक, यहां पर नीचे ये वाला होगा, तो यहां पर क्या बोल दिया गया, यहां पर बोल दिया गया डी, जहां पर बर्फ पड़ती है, कुछ महीनों में खाली होता है, बाकी ज्यादा रहती है। इसके ऊपर वाली जो जलवायु है वो खतरनाक है, इसके जस्ट ऊपर वाली। ई के बाद, सॉरी डी के बाद ई, ई वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या होगा, बर्फ रहेगी ना, यहां पर क्या होगा, बर्फ। और यच मतलब ये, यहां पर पर्वत में तो बर्फ रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझे, हो गई जलवायु। अब कल एक एक करके अलग अलग डिफाइन कर दूंगा, आपका मामला डन हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि जलवायु का चैप्टर वैसे भी बड़ा खतरनाक होता है, और अभी तुम नन्हे बच्चे हो, छोटे छोटे, सब गड़बड़ा दोगे फिर ना। चलो आज के लिए इतना ही। देखिए ये क्या हो गया यार, कलर का बदल गया। हाँ, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, जलवायु को जाना, जलवायु को हमने समझा। इसको जानने के 3 तरीके हमने आपसे बात किए, तीनों तरीके यहां पर हम फिर से लिख देते हैं। कौन सा, अनुभविक, अनुभव करके, सेकंड जननिक, थर्ड व्यवहारिक। क्लियर है मामला। ठीक है जी। कोपेन के द्वारा डिवाइड किया गया इसको, कोपेन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है आपको पता है, ए बी सी डी ई और एच। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे फिर देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव, विश्व क्या लिखा है, विश्व में जलवायु परिवर्तन कारण। चलो ठीक है, देख लेंगे इसको। ठीक है, आगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्ण जलवायु को संक्षिप्त वर्णन, इसका आंसर यहां पर लिखा है, पहले कोशिश करना यहां पर लिखने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। पहले कोशिश करना यहां पर लिखने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अब बाकी पढ़ाई में सर जी ई के बाद एफ होता है ना, तो एफ जब आएगा तब ना, या फर हाइट होगा, नहीं होगा ना, एच ए फर हाइट होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर से करते रहिएगा, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से जीवन में बेहतर और बेहतर
रेडी बारे में बात, सॉरी पहले से पे सेलेक्ट हो गया जी। चलो यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने आपसे कोपेन साहब के बारे में चर्चा किया था, है ना, कोपेन महोदय के बारे में बात किया था। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण किया। कोपेन ने क्या किया? कोपेन महोदय ने क्या किया? जलवायु वर्गीकरण किया। जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने कुछ शब्दों को लिया, मतलब कुछ इंग्लिश के अक्षरों को लिया। और एक बात तो आपको भली भांति पता है कि जो कोपेन साहब ने अपना जलवायु के बारे में बताए हैं, तो ये एक व्यक्ति थे कैंडोल, उनसे प्रभावित थे। किससे? कैंडोल से। किससे प्रभावित थे? कैंडोल से ये प्रभावित थे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, कैंडोल एक व्यक्ति थे, उनसे ये प्रभावित थे। अच्छा, पूछा जाए कोपेन ने अपना जलवायु का जो वर्गीकरण किया है, जो वर्गीकरण दिया है किसने? कोपेन महोदय ने। वो किस आधार पर दिया है ना? किस आधार पर दिया है? तो तापमान और वर्षण के आधार पर दिया है। आप लोग ये प्रश्न को याद रखेगा, किस आधार पर इन्होंने दिया है, तो याद रखना क्या पॉइंट्स आएगा यहाँ पर? तापमान और वर्षण, तापमान और वर्षण के आधार पर दिया है। समझे बाबू? तापमान और वर्षण के आधार पर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया है। जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है। कैपिटल लेटर्स मतलब जैसे ए, बी, सी, डी, ई, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। और कह सकते हैं एच भी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले इसको समझना चाहिए। ए बी सी डी ई। अब ए का मतलब से क्या हो गया, मैं आपको बता दूं। ए का मतलब इन्होंने आर्द्र बताया है, बाद में समझेंगे इसको, लेकिन अब ये समझो। बी का मतलब इन्होंने शुष्क बताया है। सी का मतलब होता है शीतोष्ण से, शीतोष्ण से, है ना। डी का मतलब होता है ठंडे प्रदेश से, ठंडे प्रदेश। और ई का मतलब होता है जो एकदम मतलब बर्फीला क्षेत्र होता है, बर्फीला। सिंपल सी बात है। और एच का मतलब इन्होंने हाइट से लिया है, ऊंचाई से। ऊंचाई के साथ जो तापमान में परिवर्तन आता है, वर्षण में परिवर्तन आता है, वो अलग जलवायु होती है। तो इन्होंने इतने सारे शब्दों को लिया। सिंपल वे में इतना समझ लीजिए इसको, ठीक। अब एक एक करके हम चीजों को सीखते हैं। एक ग्लोब बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? चला जा, कहां से आएगा ग्लोब? आजा जा। एक ग्लोब बना लेते हैं मेरे भाई। ये एक ग्लोब बना लिया। इस ग्लोब के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं इसको, अगर इस ग्लोब के अंदर, तो देखो यहां से लेकर ये वाला एरिया, ये तो उष्णकटिबंध का होगा। ये क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंध का होगा। सिंपल सी बात है। यहां पर ए प्रकार कह सकते हैं। पहले ए हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो वी हो जाएगा, फिर शीतोष्ण में जाएंगे तो सी हो जाएगा, फिर उसके बाद जाएंगे तो थोड़ा ठंडा प्रदेश आएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, और सबसे ऊपर जाएंगे तो ई हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और यही सीरियल नीचे भी चलेगा, सेम सीरियल आपका नीचे भी चलेगा। अगर ये ए है तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा, शीतोष्ण वाला सी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आपने देखा पूरे ग्लोब में 5 प्रकारों में डिवाइड किया किसने? कोपेन महोदय ने, ठीक है। तो ये हो गए बड़े अक्षर। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये बड़े अक्षर हो जाएंगे। याद रहेगा आपको। आप जानते हो कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, मुख्य विषुवत रेखीय क्षेत्र, मेन विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु, जो हमेशा आर्द्र होती है ना, बिल्कुल उष्ण आर्द्र होती है, और यहाँ सदाबहार बन पा जाते हैं। इससे थोड़ी सी शुष्क जलवायु, गर्म भी होता है, शुष्क भी होता है, तो बी से डिनोट करते हैं। और जब शीतोष्णकटिबंध में जाएंगे तो सी से डिनोट करेंगे। जैसे CWG आपने पढ़ा होगा, CWG आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में, अभी डोंट वरी, परेशान नहीं होना। डी का मतलब होता है ठंडा प्रदेश, और जो ई होता है एकदम बर्फीला वाला प्रदेश होता है, ठीक। ई होता है वो क्या होता है? एकदम बर्फीला। आप जानते हैं कि लास्ट में अंटार्कटिका पड़ेगा। यहाँ पर अंटार्कटिका में क्या होगी? बर्फ होगी, बर्फ ही बर्फ होगी। तो ये बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए, एक एक जलवायु को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन, ठीक। एक एक जलवायु को देखते हैं। तो ए प्रकार की जलवायु, ए प्रकार की जलवायु, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ए प्रकार की जलवायु क्या होती है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या डालेंगे? ए प्रकार की जलवायु। तो ए प्रकार की जलवायु को मैंने अभी क्या बताया? ये गर्म होगी, उष्ण होगी। तो इसको क्या लिखेंगे? शीत ऋतु रहित। यहां पर ठंडी कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? शीत ऋतु रहित। यहां पर ठंडी नहीं पड़ेगी, हमेशा गर्म रहेगा, है ना। शीत ऋतु रहित, शीत ऋतु रहित। मतलब इसका सीधा सीधा से कहना क्या है कि यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती। यहाँ पर टेंपरेचर, मिनिमम टेंपरेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सोच के देखिए, ठंडी का टेंपरेचर भी इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो ये कभी यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है, याद रखना। जहां ए लिखा होगा वहां पर शीत ऋतु नहीं आएगी, है ना। वो आर्द्र होगा, बारिश होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर शीत ऋतु नहीं होती होगी, है ना। इतना याद रखना, ठीक है बाबू। ए जहां अगर लिखा होगा कहीं पर ए से अगर डिनोट किया गया है कैपिटल लेटर ए से, तो वहां पर शीत ऋतु नहीं होगी। तो इस ऋतु को नाम क्या देंगे? इस ऋतु को मेरे प्यारे साथियों नाम दिया जाएगा, आप लोग लिखेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या नाम बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बोलेंगे इसको, आर्द्र जलवायु बोलेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इत्मीनान से। मतलब उष्ण का मतलब क्या हो गया? गर्म, उष्णकटिबंध हो गया जो एरिया आपका है। आर्द्र का मतलब वर्षा वाला क्षेत्र। तो यहाँ की जलवायु क्या बोली जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बोली जाएगी, है ना। और यहाँ की जो जलवायु होती है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, है ना, ये पूरे वर्ष गर्म होती है, गर्म रहती है, गर्म आर्द्र रहती है हमेशा पूरे वर्ष, ठीक। मैंने कहा ना शीत ऋतु नहीं होती है, और यहाँ मिनिमम टेंपरेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों? 2-3 पॉइंट से दिमाग में बैठा लेंगे आराम से। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। जब शीत ऋतु नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु होती है। क्लियर एकदम? बोलो भाई, बोलो। अरे आपका भाई कुछ पूछ रहा है, आप लोग बताओ तो सही। क्या यहाँ तक क्लियर एकदम? कि यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा होगा, ये है ना, ये ए के साथ कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। ए अगर है पहले अक्षर में, तो वहाँ पर शीत ऋतु नहीं होगी, ठीक। ये बात क्लियर है। मिनिमम टेंपरेचर उसका ठंडी का भी कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठंडी कहेंगे, गर्मी कहेंगे। यहाँ की जलवायु क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ की जो जलवायु होगी हमेशा कैसी होगी? गर्म होगी। यहाँ पर जो वर्षा होगी मेरे बच्चों, वर्षा जो होती है वो क्या होती है? ज्यादातर संवहनीय वर्षा होती है। क्या होगी यहाँ पर? संवहनीय वर्षा होगी। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ संवहनीय वर्षा कहाँ होती है। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो संवहनीय वर्षा मैं कहाँ पर बताया मेरे भाई? सभी लोग बता दो एक बार, मैंने संवहनीय वर्षा कहाँ बताया है? बोलो सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई बहन, बता दें मैंने कहाँ बताया संवहनीय वर्षा के लिए? मैंने बताया विषुवत रेखा पे होती है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे होती है। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? चलो विषुवत रेखा पर सेकंड हम बी वाला ले लेते हैं, ठीक है जी बाबू। बी ले लेते हैं। अब बी के लिए कुछ थोड़ा सा, इसके लिए भी डाटा हमारे पास होना चाहिए। बी को मैंने क्या बताया है? बी को मैंने बताया ये गर्म शुष्क जलवायु। यहां पर बी बीच में लिख लेते हैं। बी प्रकार की जो जलवायु होती है, इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे गर्म शुष्क जलवायु। पहला बात, शुष्क होगी, बारिश नहीं ज्यादा होगी, शुष्क होगी, गर्म शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु दिमाग में इतना बैठा लेना कि गर्म तो होगी लेकिन शुष्क होगी, आर्द्र नहीं होगी। ए में क्या था? आर्द्र था, याद है आपको? उष्णकटिबंधीय आर्द्र था वो। और बी में क्या है? गर्म है, शुष्क है, मतलब आर्द्र नहीं, यहां पर शुष्क आएगा, ठीक है जी। चलिए और देखो सेकंड, यहां पर मेरे बच्चों, यहां पर याद रखना नेक्स्ट पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। लिखना वाष्पीकरण की दर,
वाष्पीकरण यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना, वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा और वर्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। वर्षा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं इस तरह का जब एरिया बनेगा तो ज्यादातर कहां पर बनेगा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे फिर ना बाबू, कि अगर वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह के क्षेत्र क्या बनेंगे, मरुस्थल बनेंगे। तो जहां पर भी मरुस्थल होते हैं उसकी जलवायु में ये जरूर लिखा होगा। आगे बताऊंगा इसी को, VSHW ये सब क्या है, तो ये बात की बात है, पहले आप इसका एक एक का मायने समझ लो, समझ गए, एक एक के मायने समझ लो आप। चलो क्या लिखा आपने, वाष्पीकरण ज्यादा होगी, वर्षा क्या हो जाएगी, यहां पर वर्षा कम हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद सी प्रकार के जलवायु में। इसके बाद कहां चलते हैं जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं सी प्रकार की जलवायु। यहां पर लिख देते हैं सी प्रकार, ठीक है। बी हो गया, बी में आप लोगों ने देखा कि हाँ भैया यहाँ पर मरुस्थल, इसका मतलब ज्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वर्षा क्या होगा, कम होगा। ध्यान रहेगा, पहले ए में क्या देखा था कि गर्म भी रहता था, वहां पर वर्षा भी होती थी। ठीक, अच्छा अब हम लोग सी प्रकार में चलते हैं। ये क्या कहता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मेरे बाबू, इसको बोल सकते हैं सिंपल सा वे में, इसको बोलेंगे हम लोग कि शीत ऋतु, या इसे कह सकते हैं मध्य अक्षांशीय, क्या, मध्य अक्षांशीय, ये वर्ड अच्छा रहेगा, अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। बाबू याद रखना, आर्द्र जलवायु, ये एक एक शब्द पर आप गौर करिएगा, जहां पर सी लिखा होगा मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु हो जाएगी। या इसी को एक नाम और देते हैं उष्ण आर्द्र, ध्यान से देखना, शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, समशीतोष्ण जलवायु। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु बोलेंगे, है ना। मतलब यहां पर न्यूनतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, न्यूनतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, बताओ कितना हो सकता है। तो देखो यहां पर न्यूनतम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर न्यूनतम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान क्या होगा, तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ये अधिकतम है, अधिकतम याद रहेगा। न्यूनतम कितना हो जाएगा 8 डिग्री, अधिकतम कितना हो जाएगा 18 डिग्री, समझ गए। न्यूनतम कितना हो जाएगा 8 डिग्री और अधिकतम क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद बी हो गया, सी हो गया, अब इसके बाद चलते हैं डी वाले में, एक एक करके पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। बस डी में देखो ये और ठंडा होगा, जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया, ये हो जाएगा मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु ना। अब देखो इसके पहले वाले में सी में क्या देखा था, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, सी में ध्यान से देखना, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, और यहां पर देख रहे हैं आगे क्या, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, मतलब ठंडी वाली जलवायु रहेगी। यहाँ पर, वहां पर वर्षा वाली जलवायु थी, यहाँ पर क्या होगी, ठंडी वाली होगी। इसको और किसी नाम से जानते हैं, हाँ भैया शीत वन जलवायु भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शीत वन जलवायु। जो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जंगल होते हैं, ऐसी जलवायु होती है, या इसे बोलते हैं सामान्य शीत ऋतु, सामान्य शीत ऋतु। ठीक, ये सब नाम है, इनको एक एक करके दिमाग में बैठाना। तापमान पे चले हम, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान होता है, सबसे ठंडे महीने का तापमान, महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम, और अधिकतम, अधिकतम सबसे गर्म महीने का औसत तापमान, अधिकतम सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता चुका हूं मेरे बच्चे, इसको आपको परेशान नहीं होना। सबसे गर्म ये क्षेत्र, फिर इसके बाद ये, फिर ये, अब हम यहां पर हैं डी वाले में, तो ये सबसे ठंडा होगा, फिर इसके बाद इससे भी ठंडा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है एकदम, बोलो इससे ठंडा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं इस वाले पे बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद कहां जाएंगे, ई में जाएंगे। ठीक, फिर कहां जाएंगे, ई में जाएंगे। तो चलिए अभी यहां पर हम डी को देख रहे हैं, तो क्या देखा, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु कह सकते हैं, शीत वन जलवायु, सामान्य शीत ऋतु कह सकते हैं, इसका टेम्परेचर को मैंने बता ही दिया, है ना। इसके बाद चलते हैं, अब इसके बाद चलते हैं ई में, ई में अब देखो ये मेनली यही इतने ही माने गए हैं। ठीक है, यस तो वो अलग से जोड़ दिया गया है। अब ये इसको हम ध्रुवीय जलवायु कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय जलवायु। अब आप लोग मुझे बताओ ध्रुवीय जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी गर्म होगी, बताओ ध्रुवीय जलवायु ठंडी होगी कि गर्म होगी, पोल वाली। गुरुजी आपको देखते हो तो मेरे को क्या, ये आपके लिए, चलो एक बार फिर से कृष्णा बाबू, वैसे सब तो क्लियर है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, ध्रुवीय जलवायु में क्या होगा, यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होगा, बर्फीला क्षेत्र होगा, इसका मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित होगी, ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी कभी भी, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, ऋतु नहीं होगी, ऋतु नहीं पाई जाएगी यहाँ पर ना। जब यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी। ठीक, मतलब वही टुंड्रा उंड्रा वाला क्षेत्र है।
ठीक बाबा जी एक बार फिर से, हाँ कृष्णा देख रहा हूँ, चलो एक बार फिर से आ जाते हैं, फिर से ध्यान देना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कोपेन ने जलवायु को इस प्रकार से डिवाइड किया है, ए बी सी डी ई, 5 मिलनी है, ई वाला तो हाइट के अनुसार कहीं पर भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा इन्होंने क्या मानक बनाया, तापमान और वर्षण को मानक बनाया। याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है किसके आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो तापमान और वर्षण के आधार पर किया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, विश्वत रेखा से मैं ध्रुवों की ओर गया हूं, ध्यान रखना, विश्वत रेखा से किधर गया हूं, ध्रुवों की ओर। विश्वत रेखा में सबसे पहले ए की बात किया मैंने, फिर ये बी की बात किया, जब क्योंकि जो विश्वत रेखी जलवायु है वो केवल और केवल कितने में पाई जाती है, 10 डिग्री के आसपास पाई जाती है। अगर मैं बात करूं आपसे कि विश्वत रेखी जलवायु कहां पाई जाएगी, तो विश्वत रेखी जलवायु केवल 10 डिग्री तक पाई जाएगी, 0 से लेकर 10 डिग्री तक। उसके बाद जो 23 डिग्री तक का मामला है ये वाला, तो यहां पर क्या पाई जाएगी, बी वाली पाई जाएगी, यहां पर क्या पाई जाएगी, बी वाली पाई जाएगी, है ना। यहां पर ए पाई जाएगी, ध्यान रखना, यहां पर ए, इसके बाद बी, 10 डिग्री के बाद बी, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया शीतोष्ण वाले में सी, फिर थोड़ा सा और ठंडा क्षेत्र जाएगा तो ये डी, और सबसे ठंडा क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ई, जहां पर बर्फ ही बर्फ है। धरती में आपको 2 स्थान ऐसे मिले मेरे बच्चों, ध्यान देना, एक तो ये वाला क्षेत्र मिला जहां पर एकदम ठंडी नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, यहां पर ठंडी नहीं पाई जाती। आपको मैं बता रखा हूं यहां पर सर्दी का मौसम नहीं होता है, सर्दी नहीं होती है, और यहां पर क्या नहीं होती है, यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर गर्मी नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रहेगा, बोलो मेरे साथियों क्लियर रहेगा ना। ठीक है, बताओ मेरे बच्चों क्लियर रहेगा ना, यहां तक ये बात क्लियर है एकदम। वहां ध्रुवों पर गर्मी नहीं पाई जाएगी और विश्वत रेखा पर सर्दी ठंडी नहीं पाई जाएगी। क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर है एकदम। बताओ एक बार, बताओ सभी लोग, हाँ भैया क्लियर है, एक बार बताओ सभी लोग, बोलो हाँ क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तो आप तो कर लोगे ना। अच्छा, आपके पास पोल गया होगा, अपना जवाब दे दीजिए, आप लोग सही जवाब दिया करिए, है ना। फिर इसके बाद मैंने पहले सबसे पहले ए को बताया, मैंने सबसे पहले याद रखना शीत ऋतु नहीं पाई जाती यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसको बोलते हैं, गर्म आर्द्र जलवायु होती है। यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। ठीक है, सेकंड बी को मैं सॉरी बी कहां गया, ए के बाद बी कहां है, अच्छा वी, यहाँ वी को मैंने क्या बताया कि ये गर्म जलवायु तो होती है लेकिन शुष्क होती है, वाष्पीकरण यहाँ पर ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है, मतलब ये इस तरह की जलवायु कहां पर मिलेगी, मरुस्थलों में मिलेगी। इस तरह की जलवायु कहां मिलेगी, मरुस्थल में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए सी प्रकार की जलवायु ये गंगा के मैदानों में मिलती है, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, या इसी को उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। ठीक, हम जो बिहार यूपी पश्चिम बंगाल का जो एरिया है पूरा गंगा वाला, इसे CWG के नाम से जानते हैं, फिर आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूनतम तापमान कितना माना जाता है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ऐसा माना जाता है। ये सी टाइप की जलवायु हो गई। फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है एकदम, बोलो क्लियर है ना। आगे मैंने बोला डी, ये और ऊपर, ये तो ठंडी होगी लेकिन एकदम ठंडी नहीं होगी, ये मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु ये लिखा है, या शीत वन जलवायु, यहाँ पर शीत ऋतु वाले वन पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, सामान्य शीत ऋतु बोलेंगे। ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और नेक्स्ट जो मैंने बताया ये ध्रुवीय जलवायु होती है, एकदम ठंडी होगी, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर क्या है, नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, ये पांचों आपको क्लियर हो गए हैं जी, चलो बहुत बढ़िया, ये क्लियर आपके होने जरूरी है। अब इसके बाद ये पांचों क्लियर हो गए हैं तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू पीपीटी ये बताना चाहूंगा। चलो आ जाओ, जलवायु का सबसे पहला वर्गीकरण यूनानियों ने किया। जलवायु वर्गीकरण के 3 आधार है, मैंने बताया है, अनुभवजन्य, व्यवहारिक। जलवायु लंबे समय तक कम से कम 30 सालों का पूरा मामला होता है मौसम का। भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होती है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश, CS प्रकार की। अब देखिए मध्य अक्षांश है, सी लिखा है ना, देखो भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का मतलब क्या हो गया कि शीतोष्णकटिबंधीय की जलवायु है। सी का मतलब क्या हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय की जलवायु है, और इसमें मेरे बच्चों क्या लिख रखा है, यस लिख रखा है, सी और यस लिख रखा है। अब CS को हम क्या बोलेंगे, तो चलिए CS के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो मध्य अक्षांशीय जलवायु, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये भूमध्य सागर का एरिया है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ये वाला एरिया किसका है, भूमध्य सागर का है, ये वाला एरिया, ये किसका है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है ना, ये क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर का एरिया हो जाएगा। अब देखना इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है, सॉरी भूमध्य सागर का ये क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला है, ये वाला क्षेत्र भूमध्य सागर का है। अब ये कितने डिग्री पे पड़ता है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है। ये कितने से 30 से लेकर के कितने 40 डिग्री के अक्षांश पे पड़ता है। अब ये महाद्वीप के किधर है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, ये देखो 30 से 40 डिग्री। इसे मध्य उपोष्णकटिबंधीय है तथा महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। अब देखिए लगभग ये अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम के साइड पे ये पूरा का पूरा ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है ना। यहाँ पर जो होता है, जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो ये जलवायु के बारे में अगर मैं बात करूं, भूमध्य सागरीय जलवायु, तो एक शब्द लिखिएगा आप लोग, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु ये अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखता हूं तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु को क्या बोलते हैं, CS प्रकार की। तो सी का मतलब तो आप लोग समझ गए ना, ये एस छोटा सा लिखा होगा, आप जानते हैं। तो सी का मतलब क्या हो गया, ये शीतोष्णकटिबंधीय की जलवायु है ना। इतना तो क्लियर है आपको ना कि शीतोष्णकटिबंधीय की जलवायु, सी का मतलब। तो याद रखिएगा यहां पर जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो कैसी होगी, यहां पर ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी मेरे बच्चे, तो ग्रीष्म काल यहां पर शुष्क होगा, गर्मी में यहां पर वर्षा नहीं होती। ग्रीष्म काल क्या होता है, शुष्क, समझना इसको, ग्रीष्म काल क्या होगा, शुष्क होगा, गर्मी में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, और शीतकाल में क्या होती है, यहाँ वर्षा होती है, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, कहां पर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, है ना। अब देखिए यस का मतलब सर हम नहीं समझ पाए, तो मैं आपको यस का मतलब समझाना चाहूंगा, ठीक, कि यस की मीनिंग क्या होती है। आप लोग आगे देखेंगे एक बार कि यस का मायने क्या होता है। यस का अगर स्मॉल यस लिखा है ना, स्मॉल यस, तो मैं लिख देता हूं स्मॉल यस इक्वल क्या बोला जाता है इसको, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। क्या बोलेंगे, शुष्क ग्रीष्म ऋतु ना। तो यहां पर ग्रीष्म काल क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो यस का मतलब क्या हो गया, ग्रीष्म काल शुष्क। अगर यहीं पर स्मॉल डब्ल्यू लिखा हो तो क्या बोलेंगे, अगर स्मॉल डब्ल्यू लिखा हो तो क्या बोलेंगे, शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, समझना इसको, ठीक। अगर यहीं पर स्मॉल यम लिखा हो तो क्या बोलेंगे, स्मॉल यम मानसूनी जलवायु, क्या बोलेंगे, मानसूनी जलवायु। अब देखो मेरे बच्चों, अगर यहीं पर यफ लिखा हो स्मॉल तो बोलेंगे वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा।
अब देखो इसी से अगर मैं बना दूं सारी चीजों को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। इसी से अगर सारी चीजों को हम आगे क्या कर दें, बेहतर तरीके से इसको डिफाइन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा चलो अब देखो जैसे इसी में से मैं ये सीएस लिखा हुआ है तो सीएस तो यहां पर है, एस का मतलब क्या हो गया बाबू, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ये लिखा हुआ है वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में होगी, है ना, इतना याद रखना, शीत ऋतु में होगी ये। फिर देखो अगर इसी को मैं सी डब्ल्यू लिख दूं, सी डब्ल्यू तो क्या बोलेंगे इसको, सी डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, तो सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या लिखा था आपने, सी का मतलब आपने क्या जाना था, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, सी का मतलब, है ना, मध्य अक्षांशीय क्या जाना था, आर्द्र जलवायु। लेकिन जब सी डब्ल्यू लिखा है तो क्या लिखेंगे, मध्य अक्षांशीय, क्या लिख सकते हैं, मध्य अक्षांशीय। अब आर्द्र नहीं आएगा, डब्ल्यू लिखा ना, शुष्क शीत ऋतु, मध्य अक्षांशीय शुष्क शीत ऋतु, शीत जलवायु, जलवायु। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, मध्य अक्षांशीय मतलब सी हो गया, डब्ल्यू का मतलब हो गया शुष्क शीत जलवायु। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है मेरे बच्चों, समझ गए, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। क्लियर है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीपीटी में चल रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इसका। अब देखो कोपेन का बारे में कि जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया, ये सारी चीज आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। ये तो वही चीज है कि किस आधार पर दिया, तो ये आपने पढ़ा है। आगे चलते हैं। शुष्क कोपेन के अनुसार जलवायु समूह शुष्क, कोश शीतोष्ण शीतल हिमवन शीत उष्णकटिबंधीय आर्द्र उच्च भूमि। ये उच्च भूमि मतलब एच वाला है, ये एच हो गया, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र ये आर्द्र हो गया, ठीक है। ये शीत हो गया, शीत मतलब ये क्या हो गया ई, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा बी। समझ गए, क्लियर एकदम। ये आपके सामने लिख दिया मैं। आगे कोपेन ने बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग आरंभ जलवायु के समूह एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह बताए, ए बी सी डी ई। ये देखिए से आर्द्र जलवायु को और किससे, डी तथा ई, है ना, ई बताया इन्होंने। फिर बोला गया ए से आर्द्र जलवायु को और बी से शुष्क जलवायु को। ध्यान से देखना, निरूपित कर जलवायु समूह के तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई छोटे छोटे इकाइयों में इसको विभाजित किया तथा छोटे अक्षरों के माध्यम से अवहित किया। इसको आप लोग नोट्स में बनाइएगा, और इसका मैं जो है आपके लिए वन शॉर्ट रिवीजन लेके आऊंगा। वन शॉर्ट रिवीजन करीब 1 सवा घंटे होगा, जिसमें कोपेन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कोपेन के उष्णकटिबंधीय जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा है। ए एफ सबसे पहले, जिनके नाम है क्या, ए एफ। अब ए का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, ए का मतलब मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र, और ये आपका मतलब पूरे वर्ष वर्षा, तो वर्षा तो होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय। जो लिखा है इसको छोड़िए आप, उष्णकटिबंधीय अपने हिसाब से बनाओ, आर्द्र वर्षा जलवायु, आर्द्र वर्षा जलवायु लिख सकते हैं। बोलो ये आपका मतलब लिखा हो ना वहां पर। ए यम, यम का मतलब क्या है, मानसूनी, ये मानसून आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, ए यम का मतलब उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना, मानसूनी जलवायु। यम का मतलब क्या है, मानसूनी जलवायु, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय। ठीक, बना लोगे मेरे बच्चों, बोलो। ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब मैंने क्या बताया, बताओ। डब्ल्यू का मतलब मैंने क्या बताया, याद है आपको, डब्ल्यू का मतलब क्या बताया था, शुष्क शीत ऋतु। डब्ल्यू का मतलब बताया था शुष्क शीत ऋतु। तो देखो ए डब्ल्यू लिखा है ना, ए डब्ल्यू, ए मतलब उष्णकटिबंधीय, 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 उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत जलवायु हो गया। ये लो, उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत जलवायु, एडब्ल्यू हो गया। इस तरीके से मेरे बच्चों, बहुत फास्ट हो, थोड़ा धीरे ना। अच्छा कृष्णा, मैं धीरे ही चल रहा हूं, मैं आपको तो केवल समझा रहा हूं कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। ना समझ में आए तो आप लोग मुझे फिर बता देना, मैं वन शॉर्ट रिवीजन तो लेके ही आऊंगा। इसके लिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे एक बार इसको फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, ये चीज मैं जान रहा हूं, समझे बाबू। एयम, एयम का मतलब क्या है, मानसून। फिर से आ गया देखो, उष्णकटिबंध, ए का मतलब क्या है, उष्णकटिबंध, लघु शुष्क ऋतु। ये पौने ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती है। हमारे यहाँ कौन सी जलवायु, यही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। हमारे आपके यहाँ कौन सी जलवायु पाई जा रही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती है, शीत ऋतु प्रायः क्या होती है, शुष्क होती है। यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। चलिए ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या बताया कि शीत ऋतु शुष्क। ए डब्ल्यू का मतलब क्या बताया मैंने कि ए का मतलब तो उष्णकटिबंधीय हो गया, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि शीत ऋतु शुष्क एवं शुष्क जलवायु। देखो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु में वर्षा बहुत कम होती है, इस जलवायु में शुष्क ऋतु लंबी एवं कठोर होती है। शुष्क मैंने बताया ना, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, शुष्क हो गया। ऋतु में प्राय अकाल पड़ जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन तथा पेड़ों से ढकी घास भूमियां देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। अब देखो आगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब ये आर्द्र की बात आ गई तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एएफ लिख सकते हैं, है ना। विषुवत वृत्त में पाई जाएगी, विषुवत रेखा के निकट। मैंने बताया आपको कहां पाई जाएगी, विषुवत रेखा के निकट। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका का अमेजन, पश्चिमी विश्वती अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। मतलब ये कहां मिलेगी आपको, विषुवत रेखा में। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज बौछार के साथ वर्षा। सारी बातें हम लोग जान चुके हैं पहले भी। और यहाँ पर तापमान नगण्य होता है, यहाँ पर दिन का 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, 18 हमने बोला है ना। चलो ये वाला तो हमने देख लिया, ऐसे बढ़िया घने पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। मानसूनी जलवायु भारत में पूरे में यही मिलती है, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया। ये तो दोबारा आ गया क्या जी। शुष्क जलवायु, अच्छा शुष्क जलवायु में क्या हो जाएगा, शुष्क जलवायु देखिए कि शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा, जो पादपों के विकास हेतु काफी नहीं होती। तो इसमें क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यहाँ पर मरुस्थल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएंगे बाबू। यहाँ पर बी प्रकार की है ना ये, तो उष्णकटिबंधीय, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं बी, है ना। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गर्म तो रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, बी का क्या पहचान देखा था कि वाष्पीकरण तो ज्यादा होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, और वर्षा क्या होगी, यहाँ पर बी में वर्षा होगी कम। तो जाहिर सी बात है बनेगा क्या, मरुस्थल। मैंने आपको पहले भी समझाया है। देखो जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर मिलते हैं, जो विषुवत से 15 डिग्री से 60 डिग्री, मैंने क्या बताया 0 से 10 डिग्री तक तो आपका क्या होता है, विषुवती जलवायु हो जाएगी ए वाली। उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बी होती है। उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होता है। और ये देखो ये पूरा रेगिस्तान पड़ा है, देख रहे हो, ये पूरा क्या है बाबू, ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक। मरुस्थलीय जलवायु ये आ गया देखो 15 से 60। अधिकतर उष्णकटिबंधीय वास्तविक मरुस्थल दोनों गोलार्ध में 15-60 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। गर्म मरुस्थल में औसत तापमान 38, मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा ये देखो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है ना। तापमान और वर्षा की कमी के कारण वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है।
इसको नोट्स बना लेना, फिर इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है जी। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस। चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक क्लास और लगा लेंगे हम, ठीक। या ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं, शुरुआत तो करते हैं आज। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ये है ग्रीन हाउस। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। आप लोगों को बहुत बार बताया हूं इसको मैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पूरा मानसून पढ़ा, इसके पहले पूरा मैंने तापमान पढ़ाया था, इसके पहले आपको दाब पढ़ाया था, सारी चीजें पढ़ाया था। और आपने देखा पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण को क्या बोलते हैं? सूर्य तप कहते हैं। आप प्रीवियस अपने लेक्चर उठा के देखिएगा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, बताया हूं। सूर्य से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में होती है, बहुत अच्छे से बताया उस बजट में, है ना। इसका बहुत सा भाग भूतल द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको भी बताया हूं। 17% वायुमंडल में चला जाता है और 34% सॉरी अंतरिक्ष में 34% एग्जॉल्व कर लिया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य ताप के विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले किरणों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें हैं तथा जलवाष्प भूतल में परिवर्तित दीर्घ तरंगों के 90% भाग का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल गर्म करने का मुख्य स्रोत दीर्घ तरंगे अर्थात पार्थिव विकिरण का होता है। आगे देखिएगा, इस दृष्टि से वायुमंडल ग्रीन हाउस अथवा मोटर वाहन के शीशे की भांति व्यवहार करता है। यह सूर्य से आने वाली लघु किरणों को बीच से गुजरने देता है, परंतु बाहर जाने वाली पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता, मैंने बताया है। और इसके लिए मेनली मैंने कहा था CO2, CH4, जलवाष्प, ये सब इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, तब भी बताया था और आज भी यही मामला है। देखो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से? देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए? ओजोन के लिए समस्या खड़ी कर रही है। किसके लिए? ओजोन के लिए। मीथेन, मीथेन क्या होती है? ये भी मैंने आपको बताया, ये भी जो पार्थिव विकिरण जाता है उसके लिए अपारदर्शी होती है। पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी जब गर्म हो जाएगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो उससे जो आइलैंड से वो डूब जाएंगे, पीने के पानी की समस्या हो जाएगी, बहुत सारी समस्या। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। और भूमंडलीय तापन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं इसको बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे संतुष्टि हुई नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और समझाऊंगा। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या देखा मेरे भाई? आज हम लोगों ने क्या देखा? आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको मैं फिर से अभी कोपेन को फिर से बताऊंगा, ठीक। पीडीएफ नहीं मिला कोई बात नहीं, ये पूरी मिल जाएगी, आपको पूरा हो जाएगा। पिछली क्लास में मतलब एक क्लास जब लूंगा तो कोपेन को बकायदा डिजाइन करके लाऊंगा इस पे, ठीक है। अब आज हमने कोपेन को पढ़ा फिर से एक बार, क्योंकि थोड़ा सा बाबू टफ है। जब यूपीएससी वाले इसको एक बार में नहीं समझ पाते हैं, जो यूपीएससी वाले होते हैं ना वो एक बार में इसको नहीं समझ पाते ना, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा ABCDE के साथ ES जोड़ करके, W जोड़ करके, M जोड़ करके, F जोड़ करके इसको बनाने का प्रयास करिएगा, क्या नामकरण होगा इसका, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क एक तरह से। जोड़ेंगे ना बाबू? जोड़ेंगे ना? एक बार जोड़ेंगे ना? प्लीज जोड़िएगा। सभी मेरे छोटे भाई बहनों से मेरा कहना है कि इसको एक बार कोशिश करिएगा, है ना। एक बार इसको कोशिश करिएगा आप लोग अपने से कि इसका नामकरण करिए। जैसे इसको तो मैंने क्लियर नहीं कर दिया है, इसके साथ इनको जोड़ करके इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक। फिर इसके साथ हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, जो अभी वहां पर आया, किसकी? वैश्विक तापन की, वैश्विक तापन, ठीक है। तापन की बात किया। और वैश्विक तापन में जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, CFC हो गया, है ना, ये सारी गैसेस हो गई, इसके बारे में देखा है। देखो बाबू नेक्स्ट क्लास विश्व में फिर जलवायु परिवर्तन के कारण, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु अथवा AF जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में लिखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी आप लोग अपने से कोशिश जरूर करिएगा, ओके। चलिए, तो आप लोग डोंट वरी, परेशान नहीं होना, मैं एक क्लास फिर से लेके आऊंगा इसके लिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके। अपने माता पिता का सम्मान करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। पता है वो मेंस में लिखने के लिए आता है कोपेन, जब यूपीएससी मेंस होता है ना उसमें लिखने के लिए आता है कोपेन, समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, लोगों का माइंड डिस्टर्ब कर देता है वो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वैश्विक तापन क्या बोलते हैं इसको? वैश्विक तापन कहते हैं इसको, वैश्विक तापन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ा था, आज उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, अब आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छे से अध्ययन करने की ओर आगे अग्रसर होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। इंडिकेट करिएगा पॉइंट नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं, पॉइंट नंबर 2, ठीक। ऐसे समझना है आपको, अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, पॉइंट नंबर 3, ठीक है जी। सूर्य से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में होती है, इसको भी याद रखिएगा। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है लघु तरंग, और भूतल द्वारा क्या छोड़ा जाता है? दीर्घ तरंग। ये मैं सब बता चुका हूं। पृथ्वी पर वायुमंडल सूर्य ताप की विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें तथा जलवाष्प भूतल में परिवर्तन दीर्घ तरंगों के 90% भाग का अवशोषण करती है। इस प्रकार वायुमंडल को गर्म करने का मुख्य जो स्रोत है वो दीर्घ तरंग है, अर्थात पार्थिव विकिरण, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ पॉइंट्स आपके पास निकल के आ गए, 1 3 4 5 और 6, 5 है ना। अभी पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम एक सन बना लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ध्यान से केवल देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये सन हो गया, ठीक। ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पूछ बताया गया है तो बताना पड़ेगा मुझे फिर से एक बार। ये पांचों आपकी परतें हैं, ध्यान रखिए। ये पांचों किसकी परतें हैं? वायुमंडल की परतें हैं। आपको पता है ये किसकी परतें हैं बाबू? ये सब की सब वायुमंडल परतें हैं, पांचों परतें। नाम जानते हैं आप लोग? कमेंट में सभी लोग नाम जरूर लिखिएगा, इन पांचों परतों के नाम लिख दीजिएगा कमेंट्स में एक बार सभी लोग इसके नाम लिख दीजिएगा, पांचों परतों के। देखता हूं किसको किसको ये अभी भी याद है कि भूल गए, है ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपो स्टेटो मीजो आयनो एक्जो। हो गया, यही है, बोलो यही है ना जी, क्लियर है एकदम? अच्छा, अब सूर्य से 100% सूर्य का प्रकाश चलता है, 100% चलेगा यहां से। और आप लोगों को पता है कि अल्बिडो कितना होता है? एल्बिडो कितना होता है? एल्बिडो आज आप लोग बताएंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। एल्बिडो कितना होता है बताओ? एल्बिडो कितना होता है? सभी लोग बताएंगे मुझे। एल्बिडो कितना होता है बताइए, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एल्बिडो कितना होता है? एल्बिडो
मैंने लिखा ना एल्बिडो आपके सामने, एल्बिडो बताओ। चलो 49% होता है एल्बिडो, इन्होंने कहा कि सर ये 49% होता है। कैसे, प्लीज टेल मी। 14% तो वायुमंडल का मान लिया मैंने, वायुमंडल इतना मान लिया, बाकी 35, बाकी 35 को बताइए, 35% को बताइए। चलो 35% को बताइए। आज आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा इसमें। सर हमको नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सबको बताया सोनू, ऐसा किसी को नहीं कि नहीं बताया मैंने। 49% तो हो गया, लेकिन 14% आपका वायुमंडल अवशोषित कर लिया, 35% बचा। 35 में 27 प्लस 2 प्लस 6 कितने हो गए? यही है, बोलो क्या यही रेशियो है? यही रेशियो है कि नहीं? हाँ यही रेशियो है, दिलकुश का कहना है यही रेशियो। अच्छा बता दिए। चलो अब देखो मेरे बच्चे, जब वायु मतलब सूर्य से जो प्रकाश चलता है, उस प्रकाश का 49% पहले एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, है ना, चाहे वो अल्बिडो के रूप में हो, चाहे वो वायुमंडल के द्वारा हो, मतलब लगभग लगभग कितना 49% यहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो 49 तो ये हो गया। आज हम वायुमंडल नहीं पढ़ रहे, आज हम जो पढ़ रहे हैं कि यहां पर तापमान कैसे बढ़ेगा, है ना। तो जो सूर्य से आने वाली तरंग है उसको हमने नाम क्या दिया था? लघु तरंग बोले थे, लघु तरंग, है ना, ये बोले थे। और जो पृथ्वी में ये प्राप्त हो रही उष्मा है, इसको कहते हैं सूर्य तप, सूर्य तप। क्या बोलते हैं इसको? सूर्य तप। जब सूर्य से ये प्राप्त हुआ, पृथ्वी ने एग्जॉल्व किया, कितना 51% पृथ्वी का उष्मा बजट है। बहुत गौर से इत्मीनान से समझना इस बात को भाई, पृथ्वी का उष्मा बजट कितना है? 51% का। अब शाम टाइम पे पृथ्वी क्या करती है? इसको रिलीज करती है। कहा जाता है 17% अंतरिक्ष में जाता है। कितना परसेंट गया? 17% अंतरिक्ष में। कितना बचा 51 का? कितना बचा बताओ? अगर 17 वहां चला गया तो कितना बचा? 34%। 34% ये कौन एग्जॉल्व कर लिया? 34% ये फिर से वायुमंडल की निचली परत ने एग्जॉल्व कर लिया। इस तरंग को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। ठीक है, और इसे कहा जाता है तरंगों के रूप में नाम लिया जाए तो इसे दीर्घ तरंग बोलते हैं, दीर्घ तरंग। ठीक है जी, क्लियर है एकदम? मामला मामला डन है ना। अच्छा अब देखो, इसको तो हमने क्या बोला है? इसे पार्थिव विकिरण, तो सूर्य से आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? सौरिक विकिरण बोलते हैं, सौरिक विकिरण। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल फंडा आपके सामने है, ये तो एक नॉर्मल सा फंडा है आपके सामने जो मैंने लिखा है, लेकिन याद रहे क्या इससे भी कुछ स्पेशल है क्या? हाँ है। जो ये 17% यहां पर जा रहा है, कई बार ये 17% यहां पर नहीं जा पाता। कब? जब यहां पर जो विभिन्न प्रकार की गैसों का संघनन है वो सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा? वो आपको मिलेगा इस एरिया में, क्षोभमंडल में, है ना। सबसे ज्यादा इसका संघनन कहां मिलेगा? क्षोभमंडल के आसपास। ठीक है जी। अच्छा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो वो सूर्य से आने वाले तरंगों के लिए तो पारदर्शी है। सूर्य से जो किरणें आती हैं ये, तो इनके लिए क्या हो जाती है? पारदर्शी। क्या हो जाएंगी? पारदर्शी। लेकिन जब पार्थिव विकिरण जाता है तो उसके लिए क्या हो जाती हैं? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अब एक कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आया कि जो ये 17% आप अंतरिक्ष में देख पा रहे थे कि 17% कहां जा रहा है? अंतरिक्ष में जा रहा है। अब ये 17% भी अंतरिक्ष में नहीं जा पा रहा, है ना, कुछ कम ही जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं जा पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये उष्मा यहां नहीं निकलेगी तो ये वायुमंडल को गर्म करेगी। अब जब ये क्यों गर्म करेगी? क्योंकि यहां पर गैसें जो है उनका संघनन ज्यादा है, ये निकल नहीं पा रही अपारदर्शी उसके लिए। तो यहां पर कितना हो गया? अब देखो ऑलरेडी पहले से 49% ये था ना, अब यहां पर 34% इसने, अगर सीधा सीधा भी हम देखें तो 34% इसने एब्जॉल्व किया है, 34, है ना, बचा 17%। पूरा अगर ये 17% नहीं गया, अगर मैंने कहा चलो 3% ही रिड्यूस कर दिया, 3%, 10% तक गया वहां पर, टोटल कितना हो गया? ये जोड़ो, 9 कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 7, 49% तो वो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7, 3% ना करो इसको, बल्कि कितना कर लो तुम इसको? 7% कर लो, 7% कर लो। चलो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा 90%। मतलब ये वायुमंडल हमारा 90%, अगर कितना? 90%, नियर अबाउट 90% अगर उसमें एग्जॉल्व कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? एग्जॉल्व करने से नुकसान क्या होगा? अगर वायुमंडल ध्यान रखना, अगर वायुमंडल उष्मा को 90% अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, तो उससे क्या होगा? उससे वैश्विक तापन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा जी? वैश्विक तापन बढ़ेगा। और जब वैश्विक तापन बढ़ेगा मेरे बच्चों, तो इससे मतलब पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा, है ना। वैश्विक तापन का मतलब ये कि पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उससे क्या फायदा है, नुकसान? उससे नुकसान क्या होता है? देखो नुकसान ये होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान, यहां तक का मामला डन है ना भाई? बोलो यहां तक का मामला डन है आप लोगों का? एक बार बताओ। अच्छा, जैसे तापमान बढ़ा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे। ध्यान से देखना, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर केवल नदियों का नहीं, नदियों से पानी कहां जाएगा? समुद्र में, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ठीक, जब समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर क्या होगा? पिघल के चले जाएंगे। तो फिर उससे क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान देखो, उसका नुकसान ये होगा, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो आइलैंड्स हैं, मतलब जो द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश, वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न।
आराम से देखना एक एक स्टेप, ये जलमग्न हो जाएंगे। पीने का हमारा सबसे ज्यादा पानी ग्लेशियर से आता है, लेकिन ग्लेशियर पिघल गया तो ग्लेशियर नहीं होगा तो पीने का पानी कहां मिलेगा, है ना? तो जलमग्न हो जाएंगे ये। और क्या किल्लत हो जाएगी ग्लेशियर के पिघलने से? और ग्लेशियर के पिघलने से और क्या प्रॉब्लम आएगी? पेयजल की समस्या हो जाएगी। किसकी? पेयजल की समस्या, समझे? पेयजल की समस्या हो जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देगा ये। और ये हो किसके कारण से रहा था? ये हो रहा है केवल और केवल कुछ गैसों के रिलीज करने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, CH4 का रिलीज करना, CO का रिलीज करना, है ना? और विभिन्न प्रकार के नाइट्रस से संबंधित है, लेकिन आप इनको यूं समझिए, CFC का रिलीज करना। तो ये सब क्या है? समस्या का कारण है। अब जब CO2 की मात्रा, पहले बताया जाता है कि इसका मात्रा 0.26% था, है ना? फिर कुछ दिन के बाद बढ़कर के ये कितना हुआ? धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ेगा कैसे? जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो CO2 कहां जाएगी? वायुमंडल में ही तो जाना है उसको। CO2 कहां जाएगी? CO2 वायुमंडल में ही जाएगी, और कोई रास्ता है नहीं उसके पास। ये है, इसीलिए जंगलों को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है ना? चलो, वालेकुम सलाम बाबू। चलिए, तो ये देखिए, पहले 0.26% था, कुछ दिन के बाद बताया गया ये बढ़कर के 0.30% हुआ। ये सॉरी, इतना नहीं, एक मिनट, पहले ये 0.026% था, फिर कुछ दिन के बाद 0.03% हुआ, फिर कुछ समय के बाद आज वर्तमान में देखिए तो 0.036% है। ये वर्तमान की कंडीशन है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है आगे जैसे जैसे। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं, आप और हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर बढ़ती गई तो जो सौरिक विकिरण है वो तो आ जाएगी, लेकिन जो यहां से पार्थिव विकिरण जाना है उसको नहीं जाने देगी। उससे हमारा पूरा वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना? और फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ, याद रखना इस बात को। और यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको मुख्य रूप से एक वैश्विक तापन का कारण मानते हैं। वैश्विक तापन का मुख्य कारण किसको माना जाता है? वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किसको माना जाता है? का मुख्य कारण CO2 को माना जाता है। ये सब प्रतिभाग करते हैं, लेकिन मुख्य यही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए और समझिए एक बात को, मेरी बात को। ये तो हो गया, लेकिन ये CO2 कहां से आती है? आपसे कोई प्रश्न ये भी तो कर सकता है कि जो वैश्विक तापन आप कर रहे हैं, CO2 आ कहां से रही इतना? भाई पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, एक कारण। दूसरा कारण क्या है? औद्योगिकरण लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिकरण लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उद्योगों से, चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो चिमनियां होती है उससे निकलती है। और तो और वर्तमान में साधन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। साधन मतलब जैसे कार, बस, ट्रक, है ना, या बाइक्स, इनकी संख्या भी बढ़ रही है। यही सारे कारण होते हैं वैश्विक तापन के। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पेड़ पौधा है नहीं, एब्जॉर्ब कौन करेगा? सिंपल सा मामला समझिएगा। कौन उसको मतलब अवशोषित करेगा? तो कोई नहीं करेगा। उसको अवशोषित कौन करेगा? उसका अवशोषण केवल और केवल यही करेगा जो वायुमंडल है। और जब ये करेगा तो पार्थिव विकिरण को निकलने नहीं देगा। जो निकलने नहीं देगा तो ये समस्या खड़ी कर देगी हमारे लिए। पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। आप बताइए, बड़ी समस्या है सर, अब क्या किया जाए? ये तो बड़ी प्रॉब्लम आपने सर बता दिया। हाँ भाई, इसी तरह से प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए, ग्रीन हाउस, इस दृष्टि से वायुमंडल ग्रीन हाउस अथवा मोटर वाहन के शीशे की भांति, वही बता रहा हूं, व्यवहार करता है। या सूर्य से आने वाली लघु किरणों को तो बीच से आने देता है, बताया वो भी कॉन्सेप्ट, लेकिन बाहर जाने वाली जो दीर्घ तरंग मतलब पार्थिव विकिरण है उसको अवशोषित कर लेता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अध्याय समाप्त, कथा का एक भाग समाप्त। क्लियर है जी? यही सारी चीजें मैंने पीछे समझाया। ठीक, आगे चलते हैं। इनके प्रमुख गैसें देख लो आप। प्रमुख गैस कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, इसको ध्यान रखना आप लोग। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो ओजोन के लिए नुकसानदायक है, ओजोन। और ओजोन किसका अवशोषण करती है? तो आपको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से आने वाली क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये दो हो गए, तीन तीन तो मैंने लिखा ही था उसमें। आगे अब आ गए भूमंडलीय तापन पर। ये देखिए, अब ये इस तरह से पृथ्वी को जलते हुए दिखाया गया है। वही चीज है, वही चीज है, ग्लोबल वार्मिंग ही है, कुछ और नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस बताने वाला हूँ। ठीक है जी? खेलेगा फ्री फायर? मैं खेलूंगा, मेरे साथ खेलेगा? मारूंगा बच्चे, सही पगला। ग्रीन हाउस प्रभाव से विश्व के तापमान में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है, जिसे भूमंडलीय क्या बोलते हैं? तापन कहते हैं। वही ग्लोबल वार्मिंग है, या उष्मन कहते हैं। भूमंडलीय उष्मन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन? मैंने क्या कहा अभी अभी? CO2, CH4, है ना, यही तो बताया आपको मैंने। कहा CO, यही बताया, CFC। ठीक है, तो ये सारी गैसों में जब वृद्धि होती है, जब ये गैसें बढ़ती हैं, तो उसे इसे हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। क्यों होती है? वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसी से भूमंडलीय उष्मन बढ़ जाता है। पूरे वायुमंडल में, पूरे पृथ्वी में तापमान क्या करेगा? इंक्रीज कर जाता है। बात क्लियर है कि नहीं भाई? बोलो, सारे लोग बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? 10th में पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग, बहुत अच्छी बात है, पढ़े थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझो इसको कैसे होता है, कैसे ये क्रियाएं होती हैं। बहुत मालूम, फ्री फायर का आईडी दीजिए पगला। चलो, मैंने क्या बोला फिर से? जब हम हमारे वायुमंडल की जो गैसें हैं, जब ये ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में बढ़ने की मात्रा का कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, है ना, और औद्योगिकरण बहुतायत में हो रहा है, उद्योगों से, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब जब पेड़ पौधे नहीं है तो बाबू उन्हें अवशोषित कौन करेगा? तो वो सारी गैसें कहां जाती हैं? क्षोभ मंडल में जाकर के वहां पर परत बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? परत बना लेती हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी से जाने वाली पार्थिव विकिरण है उसको वो निकलने नहीं देती, पूरा वायुमंडल गर्म बना देती है एकदम से। उससे क्या होगा? पृथ्वी में जो जमे ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघलने लगते हैं। जब वो पिघल जाएंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो उससे जो द्वीपीय देश है वो डूब जाएंगे। समझ गए? द्वीपीय देश जब डूब जाएंगे तो हम लोगों के पास पीने का पानी की भी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो फ्रेश वाटर के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। जब वहां से नदियां पिघल के, मतलब ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियां बहती हैं, उन पानी का उपयोग पीने में, सिंचाई में, बिजली उत्पादन में, विभिन्न वर्गों में हम लोग करते हैं। इस तरह से इसका मतलब कि धीरे धीरे अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो आने वाले समय में
ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर जमेगा ही नहीं। आप सोच के देखो, जब वह क्षेत्र कभी फ्रीजिंग जोन में पहुंचेगा नहीं, ऊपर ऊंचाई वाला जैसे हिमालय जहां पर आज ग्लेशियर है, अगर तापमान बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो कभी भी वहां पर ग्लेशियर जम ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो तापमान ज्यादा रहेगा तो ग्लेशियर कहां जमेंगे, और जब ग्लेशियर नहीं जमेंगे बाबू, ग्लेशियर पिघल के चले जाएंगे, तो नदियां भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। इसका आज नहीं एक बड़ा इंपैक्ट दिखाई पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी समय पर किसी समय पर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका वो होता था, क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर होता था। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन आज सिकुड़ करके छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापमान के कारण वो जम ही नहीं पा रहा बर्फ ना, वो लगातार पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। और कोई समय था कि हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था। आज तो देखिए हिमालय में ससाइमी है, सियाचिन है, विभिन्न प्रकार बाल्टोरो है, बैफो है ना, विभिन्न प्रकार के आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, लेकिन उनसे भी ये छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जब तापमान लगातार बढ़ेगा तो ग्लेशियर जम ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्या बता रहे हो? नो प्रॉब्लम, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बात बुझाया। हाँ, अगर बुझाया तो एक बार सब लोग दिल खोल के पोल कर दो कि हाँ सर बुझा गया। दिल खोल के एक बार करो पोल, लगना चाहिए मुझे भी ना कि मैं। हाँ बताइए, प्रियंका कुमारी को सवाल पूछ रही है, उसे बताना है। जी बाबू टेल मी। इसका नाम ग्रीन हाउस गैस क्यों रखा गया, आप बताओ। जियोग्राफी समझ में नहीं आता है आपको? प्लीज लिसन टू मी। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, इसका ग्रीन हाउस क्यों रखा गया? अरे ग्रीन हाउस ही तो सोनू बताया हूं अभी। अब तुम्हारा नाम सोनू क्यों रखा गया है, कोई बताएगा? प्रशांत महासागर को प्रशांत क्यों कहा जाता है? आत्मा सिंह को आत्मा क्यों कहा जाता है? अरे ये भी कोई बात है? हमको भी एक सवाल पूछना, पूछ लो पूछ लो। अभी बताया ग्रीन हाउस क्या है, भूमंडलीय तापन, यही तो है ग्रीन हाउस। अरे अब जैसे आप देखो, एक घर है, ऐसे समझ लो, एक घर है इस तरह से, ठीक। अब जो एक शीशा लगा दो यहाँ पर, क्या लगा दो, शीशा, ठीक। अब इधर से लाइट जलाओ, अब तो जो अंदर की उष्मा है ना तो वो बाहर जा पा रही है, बाहर वाली उष्मा अंदर आ जा रही है। अब देखो शीशा गर्म हो जाएगा। अब आपको मैं इसको बहुत अच्छे समझा ही देता हूँ, काहे का तुम लोगों का बवाल रहे। चलो, जैसे ये कोई एक घर है, समझो, मान लिया कि ये कोई एक घर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये कोई एक घर है, यहाँ पर पूरा पूरा ये शीशे से कवर्ड है, शीशे से कवर्ड है, मान लिया पूरा शीशे से कवर्ड है। अब बाहर से सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो ये शीशे को गर्म करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ मुझे। शीशे को गर्म करेगा? सर आप होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं, होम ट्यूशन तो नहीं पढ़ाता। हाँ, अब देखो यहां से सूर्य का प्रकाश जब आया तो इसको गर्म करेगा, ये अंदर पूरा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। सपोज करो ये जो बीच में लगा हुआ है ये वाला पार्ट शीशा वाला, ये आपका वायुमंडल है। क्या है मेरे बच्चों? वायुमंडल, ठीक। ये क्या है, वायुमंडल है। ये आपका घर है पृथ्वी में, और ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आएगा, इसको हीट करेगा, आपके घर के अंदर उष्मा बढ़ जाएगी। यहां पर उष्मा क्या होगी बताओ? यहां पर उष्मा बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी। लेकिन याद रहे, उष्मा इससे निकलेगी नहीं, उष्मा इससे निकलेगी नहीं, ध्यान रखना, है ना। उष्मा इससे निकलेगी क्योंकि ये उष्मा आने वाले प्रकाश के लिए तो ये पारदर्शी था, पारदर्शी, है ना, लेकिन निकलने वाले के लिए अपारदर्शी। अब देखो कई बार आप लोग एक तरह से और देखते हो कि बीच में शीशा लगा होता है, अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देख लेता है, और बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को नहीं देख पाता है। इसी तरह से सेम ये होता है जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं वो, जब ग्लेशियर खत्म हो जाएगा बाबू तो नदियां खत्म हो जाएंगी, है ना, बड़ी नदियां सब खत्म हो जाएंगी फिर, ठीक। चलो आगे चलते हैं जी, यहां तक हुआ। प्रभाव देखो, प्रभाव भी मैंने बता दिया। भूमंडलीय तापन के निम्नलिखित प्रभाव, पहला, ध्रुवीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों की सारी बर्फ पिघल जाएगी। ये देखो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, बता चुका हूं। इससे अनेक तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, मतलब जितना द्वीपीय क्षेत्र है वो सब क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जैसे मुंबई भी डूब जाएगा, ढाका, मालदीव आदि, है ना, जितना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला है सब कुछ। समुद्र का खारा पानी धरती के मीठे पानी को पूरा क्या कर देगा, खारा कर देगा। पर्वतों की हिमानियां, जो पर्वत में बर्फ जम रही थी, पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी। कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नदियों में बाढ़ आ जाएगी। उसके बाद नदियों का पूरा पानी, क्योंकि कोई ना जितनी भी नदियां हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सागर या महासागर से जुड़ी हुई हैं, फाइनली वहीं पे पानी गिराती हैं। तो पहले शुरू में तो बाढ़ आ जाए, जैसे अभी मान लो हमारे आपके यहाँ सबके यहाँ, मतलब अपने पूरे बिहार में इतना बाढ़ दिख रहा है, धीरे धीरे पानी कहां चला जाता है, ये पानी घिसट करके कहां चला जाएगा, महासागर में। तो बाढ़ तो कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये पानी कम होता जाएगा, ये पूरा पानी कहां चला जाएगा, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या सागर में, आराम से समुद्र में पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा जी, वही चीज यहां पर बताया। आगे, विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारणों की विवेचना करिए। क्या क्या कारण है विश्व में जलवायु परिवर्तन के? तो देखो जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, जिन्हें खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, पार्थिव तथा मानवीय जैसे 3 वर्गों में बांटा गया। पहले खगोल के कारण देख लेते हैं। खगोल के कारणों का संबंध सौर कलंकों से उत्पन्न सौर ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन से। सौर कलंक सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे होते हैं, ध्यान रखना। सौर कलंक क्या होता है, सूर्य में धब्बे पाए जाते हैं जो चक्रीय क्रम में घटते हुए बढ़ते रहते हैं। सौर कलंकों की संख्या बढ़ती है, इसके विपरीत जब सौर कलंकों की संख्या घटती है तो मौसम उष्ण हो जाता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलेकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में, भाई पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5, ये उसका अक्षीय झुकाव है। अनुमान लगता है ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है।
ठीक, ये तो खगोलीय कारक है। ये कौन सा कारक है? खगोलीय कारक है, इसको ज्यादा नहीं, पार्थिव कारक समझिए, है ना। जब खगोल विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें उसको बताएंगे, तब आपको बहुत समझ में आएगा। पार्थिव कारणों में क्या है? जैसे ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब आप देखिए, कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी, निकलेंगी ना विभिन्न प्रकार की गैसें। कहीं पर ज्वालामुखी फटेगा तो उससे विभिन्न प्रकार की क्या निकलेंगी? गैसें निकलती हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी मात्रा में एरोसोल वायुमंडल में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, मतलब धूल कण ये सब कुछ कहां? वायुमंडल में पहुंचता है ज्वालामुखी फटने के बाद। ये एरोसोल लंबी अवधि तक वायुमंडल में सक्रिय रहते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों में बाधा बनकर सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। इससे मौसम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। तो देखिए दोनों चीजों को देखिए, पार्थिव कारक भी देखिए, सौरिक कारक भी देखिए, मतलब ग्लोबल वाला, ग्लोबल वाले में क्या होता है? सौरकलन की बात किया, और इसमें क्या बताया? जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे बहुत सारे एरोसोल धूल कण जलवाष्प ऊपर आकाश में चले जाते हैं, सूर्य से आने वाली तरंगों को रोक लेते हैं, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी हो जाती है। यही जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है जी, आगे आगे मानवीय कारण, मानव के क्या कारण है? अभी अभी आपको बताया, वैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आप जान भी रहे हो, है ना। और इसके बाद विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो करेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे उनमें उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, उसके कारण पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ परिवर्तन मानव की अवांछित गतिविधियों का परिणाम है। इन्हें मानव प्रयास से कम किया जा सकता है। जैसे भूमंडलीय उष्मा एक ऐसा ही परिवर्तन है जो मानव द्वारा लगातार और अधिकाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो बता रहा हूं मैं कब से, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कि भाई अगर मानव की संख्या घट जाए ना, संख्या क्या हो जाए? घट जाए। अगर मानव की संख्या क्या हो जाए? घट जाए, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या भी घट जाएगी। समझ में आई बात? तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचाए जाने से उत्पन्न हुआ है। तो यही अच्छा, अब जैसे यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात किया गया, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब ये किससे निकलती है बताइए? ये किससे निकलती है? जिसको आप हम सबको क्या बोलते हैं? सीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं बताओ? सीएफसी। किससे निकलता है ये किससे निकलेगा? तो ये निकलता है जैसे एसी है, फ्रिज है, हेयर ड्रायर है, ठीक है, इन चीजों से ये निकलता है, जिस वजह से हमारा जो ओजोन परत है उसका लगातार क्या होता है? क्षरण होता जाता है, लगातार वो टूटती जाती है। ठीक, ये इसका कारण है। आगे चलते हैं। तो ये सारे कारण तो आपने देख लिया, अब आ जाओ। हाँ, तो ये रही मेन बात यहां तक की। आप लोगों को आज मैंने जो सिखाया उसको आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि वैश्विक तापन जो होता है ना, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण आज के डेट में अगर मैं देख पाता हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं बताओ? तो इसका सबसे बड़ा कारण कौन है मेरे भाई? बताइए, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कौन है? कौन है सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का? क्या आप बता सकते हैं? बोलिए, क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का कौन है? बोलो, कैसा मजाक बताओ रोशनी में, ये क्या चल रहा है जी? बाय सर, ये क्या कर रहे हो सर? ओजोन बताइए। ओजोन हम बता चुकी है सोनू, सब बता चुका हूं पिछले क्लासों में, पूरा ओजोन कहां है, वायुमंडल की कौन कौन से परतें हैं, सब कुछ बता चुका हूं। तुम लोग रिवीजन नहीं करते क्योंकि तुम लोग सीरियस नहीं लेते किसी चीज को ना, ये तुम्हारी समस्या है। जब उसको पढ़ा चुका हूं तभी आज यहां पर बता रहा हूं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग ही वो कारण है, वो प्रभाव है। देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कारण है, कारण, ये कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है? कारण है। और जो हरित ग्राफ प्रभाव कहा गया, हरित ग्राफ प्रभाव, प्रभाव, है ना, ये उसका परिणाम है। क्या है? परिणाम। बस इतना अंतर है, समझे? ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग और वो परिणाम है। बुझाया? नहीं बुझाया? बुझ गए? चलो, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनना। कल तो आपका होगा टेस्ट पहले, और लगभग ये टेस्ट होगा 11 बजे से आपका। 11 बजे कोई क्लास तो नहीं है मेरे बच्चों? 11 बजे कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की 11th की? बताओ, 11 बजे कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की 11th में? बताओ बताओ बताओ, एक बार बता के जाओ सब लोग। अरे खुदा हाफिज कर लेंगे, नहीं है ना? अच्छा, 11 बजे लगभग आपका ये होगा टेस्ट। टेस्ट के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कोपेन को पूरा एक साथ। आप लोग क्या कहते हैं, कोपेन को पढ़ा जाए? कोपेन का वर्गीकरण, वर्गीकरण फिर पढ़ेंगे पूरा, एक ही क्लास में इसको पूरा फिनिश करेंगे कोपेन को। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? जी बाबा, नहीं सर, नो सर, क्योंकि कोपेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। अगर एक बार अच्छे से जान लेंगे तो भविष्य में बहुत काम आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, तो आप लोग रेडी रहिएगा, हम लोग जरूर इसको कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्ट प्लस क्या होगा? कोपेन का वर्गीकरण। ओके, चलिए, डीपीपी इसकी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। तो आप लोग मुझे बताएंगे आपको ये क्लास कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल वार्मिंग आपका क्लियर है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। वालेकुम सलाम बाबू। सर मेरा बर्थडे है, किसका है भाई बर्थडे? निकल गया ऊपर करो थोड़ा सा, किसका बर्थडे था? उजाला कुमारी, हैप्पी बर्थडे उजाला बाबू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब उन्नति देखो, अच्छे से आप पढ़ाई करो। चलिए, स्वागत है आप सबका। सर आपका नाम क्या है? ब्यूटी कुमारी पूछ रही है, बंटी कुमारी पूछ रही है, सर आपका नाम क्या है? ओ माय गॉड, मेरा नाम तो बताओ, किसी को पता है? मेरा नाम किसी को पता है? अंकिता कुमारी झा। अगर आपको लगता है कि मैं मोटा हूं तो मोटा हो गया तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, है कि नहीं ना? राधे राधे, नमस्कार। चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्टार्ट किया जाए? चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट नो, खुल गया, चलो जवाब दो। हाँ हाँ ठीक है, जवाब दो।
सभी लोग अपना अपना जवाब देते रहें लगातार। टेस्ट स्टार्ट। याद रखें कि 11:45 से आपकी क्लास भी है। इसके बाद आज कोपिन को पूरा हम एक बार में पढ़ाएंगे और बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे कि सभी बच्चों को पता है। कल 3:30-4 बजे रात तक मैंने उसके लिए मेथड बनाया कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है मुझे, है ना। मैं सोच रहा था कि समझ में इनको कब आएगा, कैसे आएगा। 46 बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, चलो। तो उसके लिए इसलिए मैंने क्लास लगाया 11:45 पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। समझ गए? लव यू बाबू। चले, जवाब देते रहे। सर पोल नहीं आ रहा। अभी बीच में आपसे पूछूंगा तो आप लोग अपना जो भी जैसा महसूस किया उसको बताइएगा। कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण BWS के निम्न में से कौन से प्रकार की जलवायु उपयुक्त बताया है? ठीक है, गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको मैं और डिटेल से बेहतरीन आज समझाता हूं। कोपेन को आज आप आज के बाद भूलेंगे नहीं जीवन में, अगर भूल जाएंगे तो बताइएगा मुझे। कोपेन भी क्या याद करेंगे, किस आदमी ने ठाना था, बच्चों को समझाना था, कुछ भी कर गुजरना था, है कि नहीं। कोपेन भी सोचेंगे कि आत्मा कौन है भाई, किसके हाथ लग गए हम, ये जब तक बच्चों को समझा नहीं देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। क्यों मेरे बाबू, सही कह रहा हूं ना? सभी मेरे छोटे भाई और बहन मुझे बताएंगे क्या सही कह रहा हूं ना? जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं उसको, कोपेन को। सर नोट्स नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं प्रियंका? 23 बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक। जोधपुर के लिए बनाया गया क्लाइमोग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को प्रस्तुत करेगा? स्केचिंग बोलेंगे, कीन बोलेंगे, मगी बोलेंगे, रा बोलेंगे, बताओ। लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं लीडर बोर्ड। पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आज तरीके ऐसे सिखा दूंगा, अपने आप ढूंढ लोगे। 77 बच्चों ने सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड सो जा। SSC GD माफिया आ गए ना। संदीप कश्यप जी फोन लगाए, बहुत फोन लगाए, लेकिन बात नहीं हुई ना। निकी शर्मा, पूजा अदरी, आशीष पुरार, खदीजा, मधु कुमारी, आसिया अख्तर, अयांशी गुप्ता। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम क्या होता है? क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो? जिनके में नहीं आ रहा पोल एक बार रिफ्रेश कर ले प्लीज। जिनके में पोल नहीं आ रहा है एक बार रिफ्रेश कर लें, आने लगेगा। सर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। 48 बच्चों का भूमंडलीय तापन में वृद्धि, ये बात को कल बताया हूं, कल पढ़ाया हूं। आप लोग तुरंत भूल जाते हैं। कल ही बताया हूं भूमंडलीय तापन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस के रूप में क्या बताया, बताओ मुख्य गैस क्या बताया था, बताओ भाई। हाँ, चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक उष्णन से संबंधित है, बताइए। सबसे महत्वपूर्ण और पहली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए। देखो गलत कर दिया ना। पूछा क्या है, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं हो ना। पूछा है कौन सा नहीं संबंधित नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा संबंधित नहीं है। गड़बड़ कर दिए सब, सब गड़बड़ कर दिए, सब गुड़ गोबर कर दिए। पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है वैश्विक उष्णन से। हाइड्रोजन होगा संबंधित नहीं है, और बता क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे वही तो संबंधित है, हैं? और कह रहे हैं कि वही नहीं है। नेक्स्ट। चलो बताओ इसमें। BW मतलब कैपिटल W स्मॉल h स्मॉल w। आज ये सब कुछ का समाधान कर दूंगा, देखते रहिएगा। आप लोग अपने से ना करने लगना तो बताना मुझे। कितने 62 बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? चलिए, पोल आया नहीं आया, पोल नहीं आया। चलिए मैं देखता हूं। 22 बच्चों ने बताया इसको सही जवाब। ठीक, आज की क्लास जो आपकी होने वाली है कितने बजे की? 11:45 की वो क्लास। अभी तक जितनी क्लासें हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कोई भी बच्चा उसको मिस नहीं करेगा। जो ये लिखा है ना भूमध्य सागरीय, ये वो आप लोग अपने से निकाल पाएंगे उसको कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। समझे? हाँ हाँ मैं जान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसीलिए तो क्लास लगा रखा हूँ 11:45 पे, क्योंकि मैं जब खुद सेटिस्फाई सर यू माई जियोग्राफी नहीं रखता है यार, मैं जियो अरे यार मैं जियोग्राफी नहीं रखा हूँ ना। अच्छा चले। खुशी मिश्रा, ओहो खुशी मिश्रा तो हिस्ट्री में भी टॉप किया था ना। फरजीना परवीन, मधु कुमारी, SSC GD माफिया, साहिना, आसिया अख्तर, अन्नी कुमारी, संदीप कश्यप, कुमारी वंदना और ज्योति सिंह राजपूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आज क्वेश्चन करिए बाबू। वो अगर 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा तो 1 घंटे चलेगा, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे चलेगा, 100 घंटे चलेगा। मतलब एक ही क्लास में कोपिन को समाप्त करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक क्लास के अंदर कोपिन के टॉपिक को समाप्त करना है। आधा 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 आज पढ़ लिया, आधा कल पढ़ेंगे तो भूल जाता है। समझ गए? तो एक ही क्लास के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आज। हाँ याद रखना।
क्योंकि मुझे लगा कि उसको आपको फिर से मुझे बताना चाहिए, है ना? जो CWB लिखा है, CSB लिखा है, CWA लिखा है, CFB लिखा है, इसका सब मतलब आप जान पाएंगे। जैसे ये है ना, इसको नोट कर लेना और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे ये होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप अपने पास रख लेना कि CFB, CWB या CWA। जैसे देखो, हाँ, मैं इसमें एक थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, कैसे समझेंगे? मैं बताऊँगा सी का मतलब, कैपिटल सी का मतलब क्या होगा? तो इतना अभी बताऊँगा कि ये तो शीतोष्ण में होता है, पहली बात। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? स्मॉल वी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब तापमान से होता है, ठीक? आगे अभी समझाऊँगा मैं कि कम तापमान। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू का, तो विंटर ड्राई होगा। विंटर मतलब ठंडी क्या होगी? ड्राई होगी। ठंडी में वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब गर्मी में वर्षा होती है। तो CWB एवं गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि विंटर ड्राई होता है इसमें और गर्मी ड्राई नहीं होती है। CSB में देखिए, CSB, यस का मतलब होता है समर ड्राई, है ना? इसका मतलब क्या होगा? समर ड्राई। मैं अभी सब बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं क्लास को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। समझ गए? आज मैं सब समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है? वो समझ में आ जाएगा राजवीर, अभी नहीं समझ में आया, लेकिन जब अभी कोपेन को हम पूरा समझाएंगे, है ना? प्रियंका लीडर बोर्ड दिखाऊं? चलो दिखाता हूं। चार चार क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड दिखाता हूं बाबू ना। तो अभी तो तीसरी बार आने के लिए 2 क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे हमको। 15 बच्चों का जवाब, कोई दिक्कत नहीं, कोई इससे घबराएगा नहीं। हाँ, ये जो थोड़े इजी क्वेश्चन है, इसको सही करिएगा जरूर। इनमें कौन सा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? कौन सा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? सोचिएगा, किससे प्रदूषण नहीं होता? किससे प्रदूषण नहीं होता? ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसको भी गलत कर दिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर तो, ना? अगर इसको भी गलत कर दिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। 69, सूर्य का प्रकाश से कोई प्रदूषण नहीं होता मेरे भाई, याद रखिए। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर दिखाता हूं। भारत में कोपेन का AMW, अब देखो AMW को मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, AMW के बारे में समझाऊंगा। अब भारत में मैं इसको दिखाऊंगा भी कहां पे कौन सी जलवायु मिल जाएगी आपको, ठीक? बिल्कुल परेशान नहीं होना, आज मैं मूड बना के आया हूं कि कोपेन आपको प्रॉब्लम नहीं पहुंचा पाएंगे। पोल नहीं आ रहा ना, पोल के बारे में भी मैं आपसे पोल लेता हूं। चलो पोल लेता हूं, आप लोग जिसके पास नहीं पहुंच रहा है वो बताएगा कि हाँ पोल में दिक्कत है, जिसके पास पहुंच रहा है वो नहीं बताएगा कि नहीं है, ठीक? मैं भेज रहा हूं एक पोल, बताइएगा। आपके पास एक पोल क्या होगा कि किसको पोल में दिक्कत है? जिनको है वो हाँ पे कहेंगे, जिनको नहीं है वो ना पे कहेंगे। मतलब 54% को दिक्कत है, 54% को दिक्कत है, बाकी को नहीं है, ठीक है? अब लीडर बोर्ड हो जाए एक बार। हाँ, मैं ये कह रहा था, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, समझना। तो देखो AMW लिखा है बाबू, ए कैपिटल ए बड़ा अक्षर, फिर स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू। तो देखो क्या लिखा है, ए का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंध। ये तो सिंपल सी बात सब जानते हैं, उष्णकटिबंध है ये, सबको पता है, मैं बता चुका हूं इसको, उष्णकटिबंध पूरा बनाया भी था वहां पर। एम का मतलब होता है मॉइस्चर या मानसूनी, मानसूनी, ठीक? डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई। डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर, मतलब ठंडे में, विंटर ड्राई, ठंडी ठंडा जो क्षेत्र होगा वो शुष्क होगा। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब जो ठंडी होगी वो शुष्क होगी, ठंडी में वर्षा यहाँ पर नहीं होगी। अब सोचो, उष्णकटिबंध भी हो, मानसूनी जलवायु हो, ठंडी में वर्षा नहीं, तो मतलब गर्मी में खूब वर्षा होती हो वहां पर, वो क्षेत्र कौन सा होगा? तो आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, जैसे मानसून आता है यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे AMW। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा ना? क्या बोलेंगे इसको? AMW। बाय टिल्लू बाबा, नहीं अभी नहीं जाना, टिल्लू बाबा क्या करने लगे भाई? मैं टिल्लू बाबा हूँ, पक पगला नहीं तो, है ना? तो देखो ए का मतलब होता है उष्ण, मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना? ए का मतलब क्या होगा? उष्ण। क्यों कहते हैं इसको ए को? इसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई रेन, मतलब दोनों चीजें ज्यादा होती है। हाई रेन भी होगा, मतलब ज्यादा वर्षा भी होगी, और ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, और वो कहां पर होगा? इस क्षेत्र पे होता है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में। समझे? इस तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण वर्ष अधिक सापेक्ष नमी एवं उच्च ताप किस जलवायु के लक्षण है? अब देखो यहां पर वही चीज बताया है, वही चीज बताया है। तो देखिए जैसे EF होता है, EF का मतलब क्या होता है? फुल, फुल फुल मतलब 12 वर्ष तक, 12 वर्ष, सॉरी 12 महीने, 12 महीने तक क्या होती है? वर्षा होती रहती है, वर्षा, ठीक? अब पूछा पूरे वर्ष, संपूर्ण वर्ष ना कहा है, संपूर्ण वर्ष कही चाहे 12 महीने कहिए, तो फुल टाइम यहाँ पर वर्षा हो रहा है, तो इसको हम AF कह सकते हैं। AF वाली जलवायु कहां मिलेगी बताओ? जहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती हो, उच्च तापमान भी हो, ये हो गया, पूरे वर्ष वर्षा होती हो, तो आप कहेंगे सर ये तो विषुवत रेखा में होता है। कहां पर होता है? विषुवत रेखा में होता है। पूरे वर्ष वर्षा होती है ना विषुवत रेखा में? संवहनी वर्षा, बोलो संवहनी वर्षा होती कि नहीं होती है? देखो अब पकड़ोगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, अभी नहीं। भूमध्य रेखीय जलवायु, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे आप लोग, देखते जाना तुम लोग, ठीक? तो इसको हम AF कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? AF। क्लियर है? कोई दिक्कत? AF का मतलब होता है फुल, फुल टाइम। अब यहीं से अंदाजा लग गया होगा कि सर ने मेहनत किया कि नहीं किया हम लोगों के लिए। बहुत मेहनत किया बाबू, समझ लो। कल मैं 3:30 पौने 4 बजे लेटा हूं सोने के लिए, और सुबह में 6:30 बजे फिर उठ गया हूं, 7 बजे ऑफिस आना था। समझ गए? लीडर बोर्ड दिखाता हूं, अभी तो 2 क्वेश्चन हुए, 12 में तो दिखाया था। वो आपको पगली क्यों बोलता है? अच्छा बोलने दो, बच्चा है ना। ये कोई टेस्ट है सर? अच्छा ये टेस्ट नहीं आपको लग रहा, तो ये क्या लग रहा है जी? एक बार आप बताएं हमें, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रथम बार कब बताया था? संशोधन तो बराबर होते रहे, लगातार होते रहे, लेकिन पहली बार कब बताया था? वेरी गुड, ये आंसर सही होगा ज्यादा लोगों का। 74, 1918, वेरी गुड।
एक और, अब ए लिखा है ना, देखो ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए लिखा है ना, ए क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रकार कौन सा है? अब देखते हैं कितने बच्चे दिमाग इसमें सही से लगा पाते हैं, ये देखने लायक होगा कितने बच्चों का सही माइंड काम करता है इसमें। अगर थोड़ा सा भी हिंट मेरा पकड़े होंगे तो देखो, गलत हो गया ना, देखो कैसे, ए क्या है, ए तो ऑलरेडी उष्ण कटिबंधीय, ये तो बता ही दिया ना, उष्ण कटिबंध हो गया। और यम क्या बताया था मैंने, मानसून ही बताया था, मानसून, तो एम कौन सा हो गया, ये वाला उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। यम, यम फॉर क्या होता है, मानसून होता है ना, कोई दिक्कत? हाँ चलो आगे। अच्छा लीडर बोर्ड दिखाने का समय आ गया क्या? चल भैया खुल जा लीडर बोर्ड। खुशी मिश्रा, फरजीना परवीन, निक्की शर्मा, मधु कुमारी, एसएसजेडी माफिया, सागर कुमार, एजुकेशन लवर, साहिना और ज्योति सिंह राजपूत, 5452 284, ये कौन है जी? इनका तो अजीब सा इन्होंने अपना लिख रखा है ना। खुशी ने बढ़िया लीड बना रखा है जी। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से बताया? देखो कई बार बताया हूं, सब इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया हूं ये ना। बहुत टाइम हो रहा है ना, 5 मिनट, चलिए 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 जल्दी करते हैं, चलिए जल्दी करते हैं भाई, 5 मिनट बचे हैं, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, अभी उठाया मोबाइल तो पता चला। चलिए 71, वेरी गुड। चलिए, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु हेतु कोपेन ने किन अक्षरों का प्रयोग किया? अब स्टेपी के लिए यस उन्होंने बताया है, कैपिटल यस स्टेपी के लिए, एस फॉर स्टेपी। और क्या पूछा है, जलवायु हेतु कोपेन ने किन अक्षरों का प्रयोग किया है? तो ये स्टेपी कहां होता है, ये होता है बी वाले क्षेत्र में, जो वो होता है, क्या होता है, शुष्क होता है एकदम, तो BWH हो सकता है इसका, BSH, देखते हैं BSH होता है क्या होता है, देखते हैं, वेट 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 एंड वॉच, जी बिल्कुल देख रहा हूं BSH हुआ। अब मैं आगे समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो क्लास होने वाली है ना, आपका टाइम हो रहा है, 4 मिनट से। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? ऐसा नहीं है सानिया, कोशिश करोगे, कोशिश करने से कोई चीज नहीं है जो मिले ना, है ना जी। पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब अच्छी मेहनत कर लेते हैं ना तो अच्छा फील होता है। 44, वेरी गुड। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा उत्तरदायी नहीं, बताओ जल्दी बताओ, उत्तरदायी नहीं है। ये चीट कर रहे हैं कौन जी? आ जाओ बस, समाप्त होने वाला, क्यों लगा लो, तब तक तो लग जाएगा तुमसे, क्यों लगा लो वहां पे, रेडी कर लो। चलिए 38 बच्चों का सही जवाब आया, और मैं अब लीडर बोर्ड शो करवाता हूं, एक बार पोल आपके पास भेजता हूं, कितने लोगों को दिक्कत आई पोल में, कितने को नहीं आई, जिनको आई वो हाँ करेंगे, जिनको नहीं आई वो ना करेंगे, ठीक। चलिए तो देखिए दिखाते हैं, खुशी मिश्रा, फरजीना परवीन, मधु कुमारी, साइना, नंदन कुमार, सागर कुमार, निक्की शर्मा, एजुकेशन लवर, 54, ये मेधा कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी मिश्रा जी बहुत बहुत बधाई, आपने आज जियोग्राफी में भी टॉप किया, हिस्ट्री में भी टॉप किया, बहुत बहुत बधाई सभी को, सभी जितने भी प्यारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सबको बहुत बहुत बधाई। अब आपकी क्लास मुश्किल से 2-3 मिनट के बाद आने वाली है, जिस पे आज क्वेश्चन भेजते वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के बाद कोपेन को आप भूलेंगे नहीं कभी। मिलता हूं क्लास में, जस्ट ओके, थैंक यू वेरी मच। जलवायु वर्गीकरण कोपेन का ये एक बड़ी मिस्ट्री है सर जी, हमें आपसे बात करनी है, प्लीज हमें बात करनी है। शेफ क्या बात है, बताओ बताओ बताओ, अगर कोई ऐसे पर्सनल बात है तो मैं तो नहीं उसके लिए जान सकता, अगर जनरली कोई बात करनी है तो आप बता दो मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सैफ बाबू, हाँ बताएं, कैसे बात हो पाएगी सैफ ऐसे? हाँ कॉलिंग फीचर तो है ना, जिस दिन लगवाऊंगा कॉलिंग फीचर, या उस दिन बात हो जाएगी मेरी आपकी, ठीक। विद्याकुल के सर नहीं, आज कॉलिंग फीचर नहीं लगवा रखा, आज वजह सर लगवाए थे, फिर किसी दिन मेरा भी होगा, है ना। ऐसे ही सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, इसलिए मैं बाबू सैफ, मैं आपसे बात करूंगा किस दिन, जिस दिन कॉलिंग फीचर लगा लूंगा, ठीक है। 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, क्लास में ही आपसे बात करूंगा, कोई कॉन्सेप्ट लेंगे उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है, डन है, बात करूंगा आपसे, कोई एक कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो महासागरीय जल पर है, वो और इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी पे हम चर्चा करते रहेंगे, तभी आपसे बात करेंगे, ठीक रहेगा। आप कंटिन्यू आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस टॉपिक को पढ़ें, पक्का ना सर? हाँ बिल्कुल पक्का बात करेंगे सर, ठीक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, समझे, यूपीएससी का ये क्या है, फेवरेट टॉपिक है। और मेंस में मैं आपको बता दूं, मैंने दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेंस में एक क्वेश्चन तो श्योरली बनता है यहां से, ठीक है। और इसमें 2-3 आते हैं, जैसे कोपेन का हो गया, एक व्यक्ति और आता है ट्रिवार्था, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, मैं केवल बता रहा हूं नाम, ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, ये केवल अभी मैं फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी मैं कुछ बताया नहीं हूं। तो ट्रिवार्था महोदय हो गए, एक हो गए थानथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। तो जो जीएस पेपर होता है ना बाबू, जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है उसमें ये पूछा करता है कोपेन को, यूपीएससी की बात बता रहा हूं, आपके 11th में तो आई है, या देखो 11th कितना इंपॉर्टेंट है, यही बताना चाह रहा हूं कि 11th की क्लास की जियोग्राफी से यूपीएससी में क्लास पूछता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, समझे। हाँ तो देखिए सोनी, यहां पर ध्यान देना बाबू कि जीएस फर्स्ट में, जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन कोपेन से आता है, और जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल जो होता है मेरे बच्चों, जैसे जियोग्राफी को आपने अपना ऑप्शनल बनाया है ना, अगर जियोग्राफी को आपने ऑप्शनल बनाया है तो उसमें इनको भी दोनों को पूछता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सोचूं आपके लिए आज लाइव पोल के दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाया हूं, तो इसको बहुत शिद्दत से पढ़ना, कोई बातचीत नहीं करना, नहीं बाबू ये यूपीएससी वाले बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते, तो अभी आप छोटे हो, आप कैसे इतना आसानी समझ पाओगे।
हाँ बिल्कुल आता आएगा। अब मैं यूपीएससी पेपर तो नहीं बनाता हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने बार एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है यहां तक मामला? तो ये बात याद रखिएगा, ये तीन लोग हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? कोपेन होता है। अब जब हम बात करना शुरू करते हैं कि किस आधार पर बात करें, तो कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था बाबू, कोपेन ने अपना पहला वर्गीकरण, अपना पहला जलवायु वर्गीकरण जो दिया था, वो कब दिया था? वर्गीकरण कब दिया था बताओ? अभी अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो पहला जलवायु वर्गीकरण ये दिए थे 1918 में। कब दिए थे मेरे बच्चों? 1918 के अंदर दिए थे। अभी अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था ना, ये 1918 में। ठीक है, अब देखो इसके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम तो जलवायु को डिफाइन कर लेते हैं, जलवायु शब्द को आज बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना? जलवायु शब्द, अब देखो जो जलवायु होता है वो एक दिन का परिवर्तन तो होता नहीं है, 30 से 35 साल का एक लंबा समय बीतता है, वही परिवर्तन होता है। और मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है पता है ना? कि मौसम दैनिक परिवर्तन होता है। मौसम क्या होता है? रोज का रोज, घंटे 2 घंटे में, 10 घंटे में, साप्ताहिक उसका परिवर्तन जारी रखता है। लेकिन जो जलवायु होता है कि लंबे समय के बाद उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से होते हैं? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसके लिए जिम्मेवार कारक होते हैं जैसे तापमान, है ना, घनत्व, ध्यान देना, लिखना भी है आपको, आर्द्रता, ये नहीं सोचना पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, मिल तो जाएगी पीडीएफ, लेकिन अगर मेरे साथ लिखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी, है ना। दाब, मैं तुम्हें दिखा दूं मैंने कल रात में कितनी मेहनत किया, देखो जैसे लगा था मैं खुद पढ़ रहा हूं, है ना, कि मेरे बच्चों को मुझे समझाना, मैं कैसे समझाऊं। ये देखो, सोचो तुम, है ना, कितना टेंशन लेके जी रहा था कि कैसे समझाऊं, है ना। तो आज की क्लास को इसीलिए मैंने कहा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हो गया? दाब हो गया, वायु हो गया मेरे बच्चों, है ना, वर्षा हो गया, आर्द्रता लिखा है कोई बात नहीं, वर्षा हो गया। अब इन सब चीजों का जो एक लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकाल में, क्या दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। परिवर्तन में कैसे होता है? मतलब कितने टाइम पे? 30 से 35 वर्ष की बात की जाती है। कितने? 30 से 35 साल का परिवर्तन। कैसे होता है? कि तापमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। अब ये थोड़ी ना कि जैसे मानसून राम को आज क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? मानसून राम को क्या कहा जाता है? मानसून राम को बताओ तो आप लोग जवाब दे दोगे तुरंत कि सर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है। यही बोलोगे ना कि मानसून राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है ना जी। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है बताओ? विश्व की सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, और ये कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो क्या बच्चा, अगर एक दिन यहां पर ज्यादा वर्षा हो गई होगी तो क्या एक दिन में ही इसको विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान घोषित कर दिया गया होगा क्या? आप सोचो, कल्पना करो मेरे साथ। बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी में, बार बार बताता हूं, या सब कुछ विजुअल होता है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है। मैंने क्या बोला कि मानसून राम जो मेघालय में है, तो क्या वहां पर एक दिन में केवल बारिश हुई होगी बहुत ज्यादा और उसी दिन कह दिया गया होगा कि नहीं मानसून राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? नहीं, लगातार ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, लगातार उसको परीक्षण किया गया होगा, लगातार देखा गया होगा, लगातार उसका अनुभव किया गया होगा कि नहीं, तब जाकर जब वहां लगातार कई वर्षों तक बारिश हुई होगी ज्यादा, तब उसका औसत निकाला गया कि हाँ भाई सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानसून राम है ना। एक दिन में कभी नहीं होता, एक दिन में तो वर्षा आपके यहाँ भी ज्यादा हो सकती है, उत्तराखंड में भी हो सकती है, हिमाचल में भी हो जाती है, कभी कभी उत्तराखंड में देखो क्या हाल हो जाते हैं, है ना। तो ये एक दिन का नहीं होता, एक दिन का जो होगा वो तो मौसम कहलाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देना, देखना मेरी बात को समझना, कि अगर एक दिन खूब वर्षा हो जाए तो वो सबसे ज्यादा वर्षा नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो मौसम है ना, जो क्षणिक परिवर्तन होता है, जो अचानक परिवर्तन होकर के खूब बारिश हो गया, क्लाउड ब्रस्ट हो गया, मतलब बादल फट गया, तो ये क्या हो जाता है? वो एक दिन का मामला है, रोज का नहीं है ना। लेकिन जहां पर लगातार ज्यादा बारिश होती है तब हम उसको घोषित कर देंगे कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। मेरी बात समझ गए? हाँ, साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो ये सारे रीजन होते हैं, ये सारे रीजन होते हैं जलवायु निर्धारण के। ठीक है सर, यहां तक की बात तो पता चल गई। अब देखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेना, लिखना हो तो लिख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, मतलब नहीं समझे आप? मतलब नहीं समझेंगे, है ना। आपको समझना ही नहीं है तो मतलब कैसे समझेंगे आप? हैं? देखिए, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स में आपके सामने कोपेन, ट्रिवार्था इनकी बात करूंगा। कोपेन ने किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया, है ना। तो कोपेन ने किस आधार पर किया देखिएगा। कोपेन